नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी यूनिट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। एग्जाम को लेकर के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। अप्रैल के लास्ट तक आपकी परीक्षाएं अधिकतर विश्वविद्यालयों की प्रारंभ होने वाली हैं। कुछ की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होंगी, कुछ की लिखित होंगी। जैसे चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय की डेट शीट लगभग में आ चुकी है और उसमें एक मेरे पास आया, कई सारे बच्चों के कमेंट्स आने लगे, गुरुजी पेपर आ चुके हैं। तो पेपर के दृष्टिकोण से आज का वीडियो जो होगा वो होगा, यानी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नोत्तर जो होते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसको पहले पढ़ा नहीं है। मतलब क्वेश्चंस के आंसर को मैं ऐसे समझाऊंगा कि लगेगा कि आप ये पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म कर रहे हैं। यानी बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही आसान भाषा में, आपकी खुद की भाषा में, अपनी भाषा में समझाने का प्रयास रहेगा। तो कोई भी टॉपिक जो भी आएगा उस टॉपिक को एकदम से तह तक जाकर के उसको ख़त्म करके हम आगे बढ़ेंगे। यानी किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं होगी, कोई जल्दबाजी नहीं होगी और किसी प्रकार का कोई ये नहीं होगा कि आपको कोई पॉइंट छूट गया आपका। सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, कुछ भी आपका बचेगा नहीं। क्लियर? बीए फोर्थ सेमेस्टर में जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। सोशियोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है, बीए के फोर्थ सेमेस्टर में है और 2025 में आप पेपर देने जा रहे हैं अप्रैल मई जून जुलाई तक, ठीक है? तो उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 50 शब्दों में लिखने होते हैं, लघु उत्तरीय जिनको आप 200 शब्दों में लिख सकते हैं, 150 शब्द, और दीर्घ उत्तरीय जिनको आप 500 शब्दों में लिखते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो ये महा मैराथन क्लास भी आप मान सकते हैं। तो ये सभी यूनिट यानी 8 इकाइयों से बनने वाले समस्त टॉपिक के जो प्रश्न हैं, जो पिछले 2-3 वर्षों में परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं को अलग अलग पेपर से इंक्लूड करके आपके लिए लाया गया है। चले सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। छोटे क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम समझेंगे, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, इस तरीके से हम बढ़ते रहेंगे, ठीक है? चले पहला क्वेश्चन, प्रश्न है आर्थिक विकास की दो परिभाषा दीजिए। देखिए, जब आप बीए के फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं तो भारत में खास करके विकास की सामाजिक मुद्दे और समस्याओं के बारे में आपको पढ़ना होता है, ठीक है? यानी आपको क्या पढ़ना होता है? भारत में विकास के मुद्दे या भारत में जो खास करके सामाजिक समस्याएं हैं और जो विकास के मुद्दे हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो उसमें आपको विकास क्या है, आर्थिक विकास क्या है, विकास से जो विस्थापन होता है वो कैसे होता है। जैसे कहीं पर कोई बांध बना तो बांध एक विकास हो गया। अब बांध बनने का कोई एक उद्देश्य नहीं होता, बांध कई उद्देश्यों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। जैसे किसी नदी पर बांध बनाया गया तो सबसे पहली बात क्या है कि उस बांध जब बनाने करके नदी का जल जो होगा वो छोटी छोटी कई नहरें उससे निकाल दी जाएंगी अलग अलग दिशाओं में, जिससे सिंचाई उपलब्ध होगी। तो पहला लाभ ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि वो जो नदी की गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा माने होता है जो नदी खूब तेज से बहती हुई आ रही है, और खास करके पर्वतों के ढालों के पास बांध बनाए जाते हैं। ये इसलिए बनाए जाते हैं बेटा क्योंकि वहां से खूब तीव्र गति से नदी का वेग जो है, नदी पानी बहुत तेज बह करके आता है, तो वो ऊर्जा है जो तेज गतिज ऊर्जा, उसकी गति जो है, उसकी गतिज ऊर्जा को हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी हम उससे क्या बना लेते हैं, उससे हम बिजली पैदा कर लेते हैं। और बिजली का आप जान ही पाते होंगे कितना उद्देश्य है आज के जीवन में। भौतिकवादी समाज में जितना आवश्यकता आपको, आप मान करके चलो कि आपके शरीर में प्राणों की है, उतनी ही ज़रूरत आजकल के मनुष्यों को बिजली की है, क्योंकि बिजली पर ही सब चीज़ रुका हुआ है। अगर बिजली आप शहर में बंद कर दें तो लोग पानी के लिए तरस जाएंगे, उनके टोटी में पानी ही नहीं आएगा। आप ऐसा कुछ समझे, ठीक है? यानी कि जब जल ही नहीं है तो जीवन कहाँ से होगा? तो जलम जीवनम कहा भी गया है। तो वो जो नदी पर हम बांध बनाते हैं वो है एक क्या है, विकास है। लेकिन जब हम बांध बनाते हैं नदी पर तो नदी की जो धारा होती है वो बदल जाती है, या नदी की धारा धीरे हो जाती है, या हम प्रकृति के खिलाफ काम करते हैं। तो ये विकास तो होता है, लेकिन इसी विकास के साथ जब नदियों पर हम बांध बनाते हैं तो नदी का जो पानी होता है वो आसपास के इलाकों में भर जाता है। और जब आसपास के इलाकों में भर जाता है तो उससे क्या होता है, विस्थापन होता है। विस्थापन माने जो वहाँ के रह रहे लोग होते हैं उनको अलग जा करके रहना पड़ता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वहाँ की वनस्पतियाँ सारी की सारी नष्ट हो जाती हैं। नदियाँ चूंकि आप देखते हैं पर्वतों पहाड़ों से निकलती हैं तो उससे नीचे कुछ जंगल होते हैं या फिर वनस्पतियाँ होती हैं, घास फूस होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो वो सारे के सारी चीज़ें नष्ट हो जाती पानी के भराव से।
जल भराव की समस्या आसपास के इलाकों में विद्यमान हो जाती है, जिससे वनस्पतियां, छोटे मोटे जीव जंतु और जो भी मनुष्य होते हैं उनका सब प्रवास हो जाता है, वो अलग अलग स्थानों पर जाकर के बसते हैं। तो ये स्थानांतरण होता है। तो विकास के द्वारा स्थानांतरण उत्पन्न होता है। तो आपको इसमें स्थानांतरण भी एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है और विकास भी टॉपिक पढ़ना पड़ता है, आर्थिक विकास भी पढ़ना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें मैंने आपको एक ही चीज़ में समझा दी कि जब भी विकास होगा, विकास माने कोई भी ऐसे रोड बन रहा है, सड़क बन रही, तो जो सामने आएगा चीज़ें वो नष्ट होंगी। किसी का दुकान आ गई, किसी का घर आ गया, किसी का खेत आ गया, तो वो सब जाएगा, उसके बदले मुआवजा दिया जाएगा लोगों को। तो यही चीज़ होता है। आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो आर्थिक विकास, आर्थिक माने होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जब हम रुपया पैसा के क्षेत्र में या उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम अपने उत्पत्ति के या उत्पादन के साधनों को आगे बढ़ाने के लिए विकास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्थिक विकास की दो विशेषताएं। पहली विशेषता, आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये आज के समाज की ही बात नहीं है बेटा, यह हर एक समाजों में आर्थिक विकास होता आ रहा है। जब मनुष्य कुछ भी नहीं जानता था तब भी विकास हो ही रहा था। जैसे कहने का मतलब ये है, मनुष्य जब क्या था, पहले भोजन की आवश्यकता पड़ती थी तो शिकार करता था, फिर धीरे धीरे वो मांस कच्चा खाता था, फिर धीरे धीरे वो पका मांस खाने लगा। किसकी खोज के बाद में? आग की खोज हुई। तो ऐसे में मनुष्य जो होता है वो हमेशा विकास की ओर आगे बढ़ता है और हमेशा हर एक समाज में विकास होता रहता। दूसरी बात, आर्थिक विकास में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, यानी नेशनल जो कैपिटल इनकम होती है या जो नेशनल इनकम होती है उसमें वृद्धि होती है और देश आगे बढ़ता है आर्थिक विकास के होने से। तो ये दो विशेषताएं हैं आर्थिक विकास की, लिख दीजिएगा ऐसे। दूसरा क्वेश्चन है, मानवीय विकास से क्या अभिप्राय है? मानवीय माने मानव का और विकास माने डेवलपमेंट, जब आगे कोई बढ़ रहा हो। मानवीय विकास से अभिप्राय मनुष्य के व्यक्तिगत विकास से है, यानी कि मनुष्य का व्यक्तिगत विकास हो। जैसे पहले आपके पास 1 मंजिला मकान था, आज 10 मंजिला का मकान आपका तैयार हो गया, रोड पे 5 कमरा दुकान बन गई, आपके पास साइकिल चलने के लिए थी, आप 4 चक्का से चल रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जो है मान लेते और भी आगे बढ़ गए, 2-3 ठो गाड़ी खरीद लिए, फॉर्च्यूनर खरीद लिए। तो ये मानवीय विकास है। मानवीय विकास की अवधारणा एक ऐसी प्रक्रिया होती है, यानी एक प्रोसेस होता है जो समान और व्यक्ति को प्रगतिशीलता की ओर, ठीक है, उन्मुख कर रखते हैं। तो इस तरीके से जो समान और व्यक्ति को प्रगतिशीलता की ओर लगातार उन्मुख रखते हैं, आगे बढ़ाने की ओर प्रेशर करते हैं। तो विकास ये होता है मानवीय विकास। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास क्या होता है? जब हमारा क्या हो, पूरे के पूरे समाज का विकास हो। सामाजिक विकास से अभिप्राय समाज के सर्वांगीण, समाज का चहुमुखी विकास हो, समाज के रीति रिवाज बढ़िया तरीके से आगे बढ़ें, मूल्य बढ़ें या मूल्यों में परिवर्तन हो व्यक्तियों के हिसाब से, और समाज के रीति रिवाज, नियम कायदे, रूढ़ियाँ, परंपराएं, तमाम प्रकार की जो कमियां हैं समाज की, वो सब खत्म हो। तो वो विकास ही होता है और सामाजिक विकास होता है जो सभी व्यक्तियों को समान रूप से लाभकारी करवाता है, सभी व्यक्तियों को लाभ देता है। तो वो सामाजिक विकास होता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो ऐसे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं अति लघु उत्तरीय में। अगला क्वेश्चन आ चुका है, विश्व में आर्थिक दृष्टि से कितने प्रकार के देश हैं? आर्थिक दृष्टि से विश्व में 3 प्रकार के देश होते हैं। कौन कौन से? पहले देश होते हैं विकसित देश, जिनका विकास पूरा हो चुका है, वो विकसित है, जैसे अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है, या फिर आप देख रहे हैं चाइना हो गया, ये सब विकसित देश हैं। दूसरे होते हैं अर्ध विकसित देश। अर्ध विकसित यानी जिनका विकास आधा हुआ है और मतलब विकास की ओर अग्रसर हैं, या इसी अर्ध विकसित को हम विकासशील देश भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अर्ध विकसित में जैसे भारत वगैरह हो गया या और भी देश हो गए, ठीक है। और तीसरा होता है आपका अविकसित। अविकसित जैसे कि पाकिस्तान वगैरह हो गए, जिनका विकास हो ही नहीं रहा, रुके हैं बेचारे उसी पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे अविकसित माने जिसका विकास ही ना हो रहा हो, वो उसी पर रुके हों, पीछे की ओर चल रहे हों, ऐसा चीज़ें जो होती है अविकसित की ओर आपको दिखाता है। तो विकसित, अर्ध विकसित और अविकसित, ये 3 प्रकार की आर्थिक दृष्टि से विश्व में देश पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मानवीय साधन से आप क्या समझते हैं? मानवीय मतलब मनुष्य एक साधन के रूप में काम करता है आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने, या किसी भी उद्योग को आप स्थापित करते हैं तो मनुष्य एक तत्व के रूप में वहां पर होता है। एक पूंजी होता है, एक श्रम होता है। तो श्रम कौन देता है? मनुष्य करता है श्रम। पूंजी कौन लगाता है? पूंजीपति लोग लगाते हैं, ठीक है। तो मानवीय साधन होता है किसी भी चीज को आगे बढ़ाने में। ये जैसे मानवीय साधन से आशय क्या होता है? किसी देश की जनसंख्या वहाँ की कितनी है, जनसंख्या कितनी शिक्षित है,
जनसंख्या कितना काम करने के योग्य है, कुशलता कितनी है उसकी, वो जनसंख्या वहाँ की कितनी पढ़ी लिखी, दूरदर्शिता कितनी है, वो किसी भी मुद्दे को लेकर के कितना अच्छे तरीके से रिएक्ट करती है, सोचती है किसी मुद्दे पर, किसी समस्या का समाधान कैसे करती है, उत्पादकता यानी वहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना मात्रा में जो है वहाँ की जो जनता है वो प्रोडक्टिविटी में जुटी हुई। जैसे चाइना की जो जनता है वो बच्चा पैदा नहीं होता तब से वो एक प्रकार से रोजगार करने लगता है, वो उसका जो खिलौना हो झूला होता है, जो बच्चा झूलता रहता है और वो झूलने के साथ साथ वो खिलौने बनाता रहता है। मतलब कि ये जान लीजिए कि जैसे 12-15 दिन का बच्चा हुआ उसके बाद में उसके भी ऐसी टेक्निक, ऐसी मशीनों का विकास चाइना वालों ने कर दिया है कि उसके बच्चे भी एक प्रकार से उद्योग में या उत्पादकता में एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे मदद करते ही रहते हैं। तो ये होता है आपका मानवीय साधन, जिसमें मनुष्य की उत्पादकता, उसकी शिक्षा, उसकी दूरदर्शिता और उसके एक प्रकार से कैपेसिटी को शामिल कर सकते हैं आप, या उसके श्रम करने की पद्धति क्या है वो सब चीज़ें। आगे देखिए, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं और टॉपिक क्लियर करूँ, जब बड़े क्वेश्चंस होंगे तो क्लियर होगा और अच्छे तरीके से। मानवीय साधन के 4 महत्व। मानवीय साधन जो हमने बताया अभी, उसके 4 महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत है इसकी, ठीक है। पहली ज़रूरत यह है बेटा कि उद्योगों को लाभ होता है। मनुष्य के रहने से क्या होता है, उद्योगों को काफ़ी लाभ होता है। मनुष्य की कैपेसिटी अधिक है, उसकी क्षमता काम करने की ज़्यादा है, या उसकी किसी मुद्दे को लेकर के सोचने समझने की क्षमता जो है वो ज़्यादा है। तो ऐसे में जो प्रोडक्शन होगा वो अधिक होगा, ज़्यादा होगा। दूसरी बात, विभिन्न साधनों से क्षमता अनुसार कार्य कर, मतलब कि कार्य जो होता है वो एक प्रकार से मनुष्य ही निकाल पाता है, तो ये भी एक जरूरत है। समस्त साधनों का अध्ययन भी मनुष्य कर लेता है, किसका प्रयोग कैसे करना है मनुष्य जानता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय धन के उत्पादन में सहायता करता है मनुष्य। तो मानवीय साधन जो होते हैं राष्ट्रीय धन के उत्पादन में भी सहायता प्रदान करते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे 4 महत्वपूर्ण मतलब कि महत्व हैं किसके, मानवीय साधन के होने से किसी भी उद्योग को बढ़ाने या किसी भी विकास या विकसित अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। मानवीय विनियोग के क्षेत्र लिखिए, यानी कि मानव का विनियोग एक प्रकार से या कहाँ पर उनका उपयोग होता है। देखिए, स्वास्थ्य सुविधाएं और पोषण का विनियोग पहला, दूसरा शिक्षा और प्रशिक्षण पर विनियोग मनुष्य पर, और तीसरा मकानों की सुविधाओं का विकास। इस तरीके से उनकी स्वास्थ्य सुविधा और उनके पोषण की, न्यूट्रिशन की व्यवस्था करना, ये भी उन पर जो है विनियोग किया जाता है सरकार के द्वारा। इसके अलावा शिक्षा और प्रशिक्षण पर, ट्रेनिंग पर और एजुकेशन पर उन पर खर्चा होती है मनुष्य पर, और उनके मकानों के लिए व्यवस्था करने पर भी खर्चा होता है। तो इस तरीके से मानवीय विनियोग की या मानव में अगर आपको लगाना पैसा तो इन चीज़ों में आप लगा सकते हैं या होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। ग्रीन माने होता है हरा, हाउस माने होता है घर, और प्रभाव माने होता है इफेक्ट, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको आप कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव हिंदी में कहते हैं, ठीक है। यानी हरा गृह का या हरित गृह प्रभाव, इसका मतलब होता है, देखिए क्या होता है बेटा कि इस घर में ऐसी गैसों का एकत्रीकरण किया जाता है जो गर्म होती हैं, और सबसे ज़्यादा गर्म कौन सी गैस है वातावरण में, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड माने कि CO2, ठीक है। कार्बन की एक मात्रा, ऑक्सीजन की 2 मात्राएं मिलकर के CO2 का निर्माण करती हैं, और CO2 जो गैस होती है वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करती है। और ऐसे तमाम प्रकार की गैसें जैसे मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया, ऐसे तमाम गैसें हैं जो कि वातावरण को गर्म करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा CO2 जो है वातावरण को गर्म करती है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है, जैसे कि मान लेते हैं हम तो यहाँ पर अपने भारत में हैं। अब भारत में तमाम प्रकार के मौसम 3 प्रकार के होते हैं भारत में, आप देख रहे हैं, एक ठंडी, गर्मी और बरसात। तो ये है नहीं कि मौसम बदलता रहता है, तो गाना मत याद करिए कि मौसम की तरह कहीं तुम तो बदल ना जाओगे। लोग बदलेंगे, मौसम बदलता है, प्रकृति बदलती है, तो व्यक्ति भी बदलते हैं। इसको लेकर के रोइए गाइए मत जा करके कहीं पर बैठ के, समझे यहाँ पर चीज़ों को, क्योंकि आज के युवाओं की यही प्रॉब्लम है। क्या दिक्कतें हैं अब वो चीज़ें हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि मौसम, तो मौसम 3 टाइप के होते हैं। अब वो गाना फिर एक आता है कि भाई एक क्या नाम है, एक बरस में मौसम 4 मौसम 4, 5वां मौसम प्यार का। तो प्यार वाला कोई मौसम नहीं होता बेटा, जिस मौसम में आप प्यार करें वही मौसम ही आपका एक प्रकार से समझ लीजिए कि सटीक होता है। अब एक बरस में मौसम 4, अब वो 4 मौसम बता रहा है। ऋतुएं 6 होती हैं, मौसम 3 होते हैं। अब ये चौथा मौसम कहाँ गया और 5वां प्यार वाला कौन सा मौसम है, ये समझ में नहीं आया मेरे, और शायद आपके समझ में भी नहीं आया होगा क्योंकि डिफाइन नहीं किया गया। बहरहाल छोड़ते हैं इसको, थोड़ा सा मजाकिया पॉइंट था। लेकिन जब हम बात करते हैं कि भाई इसकी, तो अपने यहाँ पर आप ठंडी वाली वस्तुएं भी खेतों में उगा करके खा पी लेते हैं, गर्मी की फसलें भी और बरसात की फसलें, यानी कि मौज मस्ती से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों का सोचिए जो ठंडे इलाकों में रहते हैं,
जिनको गर्मी का सामना नहीं करना, जो जैसे यूरोप की कंट्रीज़, वहाँ पर गर्मी कम होती है, ठंडी ही होती है। तो वहाँ पर गर्मी की सब्ज़ी उनको अगर खाने का मन हो, गर्मी गर्मी की फसलें उगानी हो, तो कैसे उगाएँगे? तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें आती तो हैं, लेकिन वो जा नहीं पाती, जो ज़्यादा मतलब कि हीट गर्में होती हैं, मतलब कि जो गर्म गैसें होती हैं, उनको रोक लिया जाता है और उससे एक पूरा का पूरा एक वातावरण तैयार हो जाता है। और यही वातावरण जो होता है वो ग्रीन हाउस कहलाता है, और वही ग्रीन हाउस जब प्रभाव डालता है तो वो पूरा का पूरा वातावरण गर्म हो जाता है, और ऐसे में गर्म इलाकों वाली जो सब्जियां या फसलें होती हैं उस घर में उगा दी जाती हैं। ये होता है ग्रीन हाउस, जो कि ब्रिटेन या फिर ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज जहां पर गर्मी नहीं पड़ती है, ऐसे इलाकों में आपको ऐसे घर देखने को मिलेंगे। अब ये कोई घर नहीं होता ईंटा मकान का, लेकिन वो अपने हिसाब से एक सेट किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है ग्रीन हाउस। अच्छा, इस हाउस को प्रभावित करने के लिए जिन गैसों का प्रयोग करते हैं वो गैसें इंपॉर्टेंट हैं, और चूंकि इस समय ग्रीन हाउस प्रभाव जो जिस तरीके से घर में पड़ता है कि वातावरण वहाँ का गर्म हो जाता है, ऐसे ही क्या होता है कि जैसे इस समय जलवायु की स्थिति, या मान लेते हैं वातावरण की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि सूर्य की किरणें आती हैं, लेकिन ये एक प्रकार से गर्म गैसें कुछ यहीं पर रुक जाती हैं और लगातार वातावरण गर्म होता चला जा रहा है। अब ये ग्रीन हाउस का प्रभाव पड़ रहा है, यही ग्रीन हाउस प्रभाव है कि वातावरण हमारा गर्म हो रहा है, ठीक है। आपको पूरी ग्रीन हाउस की कहानी मैंने समझा दी। अब इससे बेहतर और आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी भी तरीके से आप नहीं पढ़ पाएंगे अगर ये नहीं समझ में आएगा तो ऐसे में वातावरण जब हमारा गर्म हो जाता है तो अब क्या होगा, जब वातावरण गर्म होगा तो जो बर्फ के पहाड़ हैं, आप देखते ग्लेशियर जिनको कहते हैं, हिमानी कहते हैं, वो पिघलना शुरू होते हैं गर्म, ठीक है। अब वो चूंकि जब पिघलेंगे तो नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, नदियों में पानी ज़्यादा बहेगा, चूंकि गंगोत्री ग्लेशियर जिससे गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, चोमायुंगडुंग ग्लेशियर है उससे ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है, तो वो सब नदियों का जल जो होगा बढ़ेगा। इससे क्या होगा, बांध जो बने रहेंगे वो टूट जाएंगे, या बांध का उफान हो जाएगा, बांध से ऊपर पानी रहेगा, फिर पानी छोड़ेंगे, इससे बाढ़ आएगी, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, तमाम प्रकार की हानियां भी हो सकती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ना पनपने दे ज़्यादा, और पेड़ वगैरह लगाएं ताकि ये ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, ठीक है। तो ये छोटे से क्वेश्चंस को मैंने इस तरीके से आपको समझा, तो ये आपका पूरा टॉपिक ही क्लियर हो गया। ये लास्ट इकाई में आपका है। पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण तैयार करती हैं, जो सूर्य से आने वाली किरणों के लिए पारगम्य होती। पारगम माने होता है कि वो वहाँ से किरणें आती तो है, लेकिन वो बिखर जाती हैं, वो जा नहीं पाती हैं। लेकिन पृथ्वी से होने वाले ताप विकिरण के लिए अपारगम्य होती हैं, यानी वो आ तो सकती हैं लेकिन वो जा नहीं सकती बेटा। और इस गैसों का प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, और इस तरीके से वातावरण गर्म हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, विस्थापन। विस्थापन क्यों होता है, जब विकास होता है तब। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई बांध बनाएंगे, तो बांध बनाने से क्या होगा, विकास होगा, मतलब विकास, बांध बनाना विकास हो गया। अब बांध बनाएंगे तो वहाँ पर जो रह रहे लोग हैं, चूंकि वहाँ पर पानी भर जाएगा खूब इलाकों में, 4, 5, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक, तो जब 10 किलोमीटर मान लीजिए, तो वहाँ के इलाके में जितने भी लोग रह रहे होंगे उनको दूसरे स्थान पर जाकर के रहना पड़ेगा, तो वही विस्थापन होता है। अपने स्थान को छोड़ करके किन्हीं कारणों के बस में, प्राकृतिक या कृत्रिम कारणों की वजह से आपको अपने स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाकर के रहना पड़े, वही विस्थापन होता है। विस्थापन का अर्थ लिखें, अपना स्थान बदलना अथवा अपने स्थान से हटना ही विस्थापन है। यानी जब कोई व्यक्ति या समूह किसी कारण के बस अपने अस्थायी स्थान को, यहाँ पर वो रहता है, उस स्थान से हट जाता है या उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, तो हम उसे विस्थापन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, आप बड़े ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, पुनर्स्थापन और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति कब मंजूर की गई। क्योंकि जिन चीज़ों को कहीं विकास हो रहा है तो वहाँ पर रह रहे लोगों को हटाना पड़ता है, तो उसके लिए एक नीति, एक नियम, कायदे बनाए गए 2003 ईस्वी में, ठीक है, पुनर्स्थापना के लिए। अगला क्वेश्चन, विस्थापन संबंधी 2 उदाहरण लिखिए। 2 उदाहरण बताएं जिसमें विस्थापन हुआ हो। सबसे पहली बात तो पंजाब राज्य में, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से पीड़ितों को वहां से हटाया गया और दिल्ली आदि में ला करके बसाया गया। आप देखिए जम्मू कश्मीर के पंडितों का खूब विस्थापन हुआ, वहां से लोगों को मार पीट करके भगाया गया। कश्मीर फाइल्स आप मूवी देखें तो पंजाब में भी आप देखते हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की वजह से, जो आतंकवाद से पीड़ित थे और पाकिस्तान के किनारे सटे हुए इलाके थे, वहाँ से लोगों को हटा करके और दिल्ली वगैरह के इलाकों में ला करके उनको बसाया गया, तो उनका विस्थापन किया गया। इन वजह से, आतंकवाद की वजह से भी विस्थापन होता है, ठीक है। दूसरी बात, भाखड़ा नागल बांध की वजह से
बना भाखड़ा नागल बांध, नर्मदा घाटी, तमाम प्रकार का नर्मदा घाटी आंदोलन हुआ या नर्मदा घाटी एक प्रकार से परियोजना आई। उन सभी स्थानों पर क्या हुआ कि बड़े बड़े बांध बनाए गए। तो बांध निर्माण के कारण से क्या हुआ कि वहाँ के डूबते क्षेत्रों की आबादी को अन्य स्थानों पर विस्थापित किया गया है। तो ये दो उदाहरण आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं और मेरे हिसाब से बड़े परफेक्ट उदाहरण मैंने आपको बताए। तो आपके लिए आप समझ रहे हैं कि बहुत सारा टॉपिक आपका इकाई नंबर जो 8 है वो या 7 और 8 इकाई आपकी लगभग में यहीं पर आपकी जो है सेटल होती है, यही सब चीज़ें उसमें आपको पढ़नी पड़ती है। तो मैंने आपको लगभग बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, कई सारे टॉपिक और कई सारे आपके जो माइंड में तमाम प्रकार के क्वेश्चन चलते हैं वो सारे क्लियर हो रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो फटाफट से प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है पीडीएफ प्राप्त करें सभी चीज़ों का, जैसे ये क्लास हो रही है मॉडल पेपर रिवीजन क्लास की, इसकी पीडीएफ हो गई, या इससे पहले जो भी क्लासेस चैप्टर वाइज हुई उनकी पीडीएफ, या आगे चल करके और मॉडल पेपर आएंगे, रिवीजन क्लास आएगी, महासंग्राम आएगा, एमसीक्यूज वाले मॉडल पेपर आएंगे, उन सभी का आपको जो है पीडीएफ मिलेगा अगर आप हमारे से जुड़ेंगे। केवल एक सब्जेक्ट का नहीं, सभी सब्जेक्ट का। तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा और फीस केवल 100 रुपये रखी गई है। 91 61 93 60 62 पर आपको मात्र एसएमएस कर देना है। इस पर के लिए व्यवस्था क्या की गई है, आपका नाम, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको भेजना है। ठीक है, अपने जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उसका नाम लिख करके भेजना है। यहाँ पर आपको 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर, एक को करिकुलर, 4-5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी जो भी आपके होंगे। ठीक है, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको मात्र जो है 100 रुपीज़ पेमेंट आपको कर देना होगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपकी तैयारी जो होगी बहुत ही बेहतर अंदाज में करवा दी जाएगी। वहाँ पर क्या होगा कि पीडीएफ नोट्स का फ़ायदा आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगे जिसमें अगर आप उसको पढ़ करके जाएंगे एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस वही आने वाले हैं। तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जुड़ रहे हैं वो सभी, और इसमें सबसे पहली बात है कि को करिकुलर के लगभग आपके 10 से 15 प्रैक्टिस सेट हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं और लगभग 4-5 और तैयार कर रहा हूँ। तो जब 20 प्रैक्टिस सेट आप मान सकते हैं, इनमें से 4-5 भी अगर आपने तैयार कर लिए तो आपका को करिकुलर जिसमें आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना है उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आप 1-2 भी देख लेंगे मेरे हिसाब से तो भी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको वहाँ पर दिया जाएगा, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा और भी जो सब्जेक्ट सोशियोलॉजी वगैरह के सबके मिलेंगे। तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री सभी की आपको मिलेगी, हिंदी, सभी सब्जेक्ट की तैयारियां लगातार हो रही हैं और आपको मिलेंगे। तो जिनको भी जुड़ना है फटाफट से एसएमएस करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक करके या बता सकते हैं कि हाँ शुक्ला जी आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अगला आपका सब्जेक्ट आ चुका है बेटा। अगला आपका जो प्रश्न आ चुका है वो कौन सा है आपका, दीर्घ उत्तरीय का या लघु उत्तरीय का। लघु उत्तरीय का मान लीजिए आप। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है लघु उत्तरीय का। देखें, प्रश्न है कि भारत में आतंकवाद का सामना करने के उपायों या उपाय को संक्षेप में बतलाइए। देखिए, इस संबंध में हमारी सरकार के लिए खास करके NS सक्सेना नाम के एक विद्वान हैं, उनके द्वारा कुछ उपाय बताए गए सरकार को कि भाई आप ये कर सकते हैं आतंकवाद से रिलीफ पाने के लिए। पहली बात उन्होंने बताई, आतंकवाद क्या है। आतंकवाद क्या होता है कि एक भय का माहौल क्रिएट किया जाता है, अपने देश की बातों को मनवाने के लिए दूसरे देश के लोग करते हैं, या किसी देश के नागरिकों को एक प्रकार से डराने के लिए ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें की जाती हैं। आतंकवाद आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो सबसे पहली बात, पुलिस द्वारा आतंकवादियों के विरुद्ध सूचना एकत्रित करने में नागरिकों का सहयोग प्राप्त करना सबसे पहली बात है। पुलिस या मिलिट्री को जनता का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक आतंकवाद नहीं खत्म हो पाएगा, क्योंकि जनता ही क्या करती है, आतंकवादियों को कभी कभी छुपा लेती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं और उनकी वजह से ही हम ये नहीं जान पाते कि कौन आम जनता है और कौन आतंकवादी है। ठीक है, उन्हीं के बीच से छुप करके और वार कर देते हैं। तो ऐसे में जनता से सहयोग प्राप्त करना चाहिए, उनसे सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए। दूसरी बात, आतंकवादियों के पास वित्तीय साधनों को उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए घटाना चाहिए, यानी कि जहां से उनको पैसा मिलता है आतंकवादियों को, वो एक प्रकार से पैसा कहां से मिल रहा है उस पैसे की जड़ को काट दें, यानी कि उसको पैसा ना मिले, फंडिंग नहीं मिलेगी तो कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, तीसरी बात हम क्या करें, आतंकवादियों के किसी समूह की किन्हीं भी मांगों को अस्वीकार करना, यानी कि अगर आतंकवादी कोई हाईजैक वगैरह करके, ऐसे भी आप देखते पाकिस्तान में एक ट्रेन शायद हाईजैक कर ली गई है गुफा में। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ हाईजैक करके अपनी डिमांड रखते हैं और जब हम उनकी डिमांड को मान लेते हैं तो फिर दोबारा से मांग रखना शुरू कर देते हैं और भी हाईजैक बढ़ावा मिलता है। ऐसे में जब हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो हाईजैक वगैरह नहीं कर पाएंगे या फिर उनकी मांगों को साफ साफ अस्वीकार करें। ठीक है, किसी भी मुद्दे पर या किसी भी बात, कोई भी बात हो तो हम उनकी मांगों को ना मानें। चौथी बात यह है कि बंदी आतंककारियों को शीघ्र और न्यायिक दंड देना चाहिए।
दंड देने में जितनी देर होती है और जितनी देर उन्हें मुकदमे के दौरान जेल में रखा जाता है, उतनी ही उनकी आतंकवादियों की छूटने की संभावना होती है। अगर आप ज़्यादा उसमें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवाएंगे आतंकवादियों से, तो ही आप देखते हैं कि उनके जो गिरोह वाले लोग होते हैं वो ऐसे तमाम प्रकार के आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, जिससे आपको उस आतंकवादी को छोड़ने पर पुलिस वालों को मजबूर होना पड़ता है, सरकार को मजबूर होना पड़ता है और छोड़ देते हैं। ऐसे में आतंकवादी को पकड़ो, तुरंत मामला रफा दफा करो, उसको जेल भेजो, जो भी सजा देनी हो आप तुरंत दो उसको लेकर के। यानी जो आतंकवादी से गतिविधि मामला है उनको न्यायालय को जल्दी सुनवाई करनी चाहिए, उस पर देर बिल्कुल भी ना करें, उस पर कोर्ट कचहरी का ज़्यादा मुकदमा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट आप उस पर जो है एक्शन लेकर के और उसको जो भी दंड देना है तो दंड दो, या फिर अगर बरी हो रहा है उसने नहीं किया है वो गतिविधि तो उसको आप छोड़ो। इस तरीके से उस पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए। जितना देर करेंगे उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। अगली बात आप कर सकते हैं आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, आतंकवादियों और उनके साथियों और उनकी जो कार्यशैली है, उनके वित्तीय और हथियारों के जो स्रोत हैं, कहाँ से हथियार प्राप्त करते हैं वो, कहाँ से पैसा रुपया पाते हैं, उन सभी के बारे में सूचना इकट्ठा कर लें। और उसके बाद में अधिक प्रभावी गुप्तचर तरीकों से, यानी कि जो छुपे रिस्तम होते हैं या जो एक प्रकार से मान लेते हैं कि जो है मुखबिर होते हैं, उनसे आप लगातार कांटेक्ट बनाए रखें और पता करें कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो उन सभी के बारे में, कहाँ से हथियार आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, इन सभी की जानकारी लें और उसी चीज़ को बैन कर दें, यानी हथियार और पैसा ये सब बंद बंद हो जाएगा। तो फिर वो कुछ नहीं करने के योग्य रह जाएंगे, बस एक मात्र मनुष्य बचेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण स्थानों पर निरंतर सुरक्षा उपायों में सुधार करना चाहिए। जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट रहनी चाहिए हमेशा। इसके अलावा आतंकवादियों से निपटने के वाले बलों को अधिक वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना चाहिए, कि उनको एक साइंटिफिक ट्रेनिंग के द्वारा एक प्रकार से उनको प्रिपेयर करना चाहिए। जिन जिन लोगों को वैज्ञानिक गतिविधियों से रिलेटेड तैयार किया जा रहा है उनको वैज्ञानिक जो है ट्रेनिंग दी जाए, उनको साइंटिफिक ट्रेनिंग दी जाए, ऐसे पुलिस अधिकारियों को या ऐसे मिलिट्री जवानों को जो एक प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों में मामले को निरीक्षण करते हैं, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन से आपका लघु उत्तरीय में भी आ सकता है, दीर्घ उत्तरीय में भी आ सकता है। प्रश्न है मादक द्रव्य व्यसन। मादक द्रव्य मतलब होता है गुटखा, बीड़ी, शराब, ठीक है, भांग, धतूर, ये जो भी चीज़ें होती, जो भी आपको नशा करती हैं, वही सब मादक द्रव्य होता है। तो मादक द्रव्य व्यसन किसे कहते हैं, मादक द्रव्य व्यसन की विशेषताएं बताइए। ठीक है, जैसे आजकल जैसे पान भी मादक द्रव्य व्यसन में आता है, गुटखा हो गया, जैसे जो अक्षय कुमार और ये क्या नाम है अजय देवगन, शाहरुख खान और ये जो प्रचार करते नहीं, अक्षय कुमार नहीं करता है, जैसे कहते हैं कि बिमल बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम। ठीक है, तो कोर्ट ने पूछा कि भाई तुम्हारे बिमल में कितने केसर हैं, उसने पूछा भी, तो हालांकि वो बिमल इलायची के प्रचार करते हैं, लेकिन बिमल इलायची के लिए नहीं जाना जाता है, बिमल अपने वो केसर वाले अंदाज में जाना जाता है जो अजय देवगन साहब बताते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि वो चीज़ें जो है मादक द्रव्य व्यसन ही हैं। ठीक है, आप शराब पी रहे हैं या फिर ऐसी तमाम प्रकार की गतिविधियां जिससे आपको नशा मिलता है, या आपकी जो बुद्धि होती है थोड़ी देर के लिए वो कंट्रोल में आ जाती है, या फिर आपको थोड़ा मौज आता है, या फिर जो भी चीज़ें होती है आपका दिमाग हटा रहता है किसी भी मुद्दे को लेकर के, आप टेंशन मुक्त हो जाते हैं, तो वो सब मादक द्रव्य होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेष समिति ने मादक द्रव्य व्यसन को परिभाषित करते हुए लिखा कि यह अस्थायी या पुनरावर्तन रूप में नशाखोरी की वह दशा होती है जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक होती है, हानिप्रद होती है, और उसकी उत्पत्ति स्वाभाविक या कृत्रिम रूप से मादक द्रव्य सेवन पुनरावृत्ति से ही होती है। यानी जब आप लगातार मादक द्रव्यों का लगातार सेवन करते हैं तो आप अपने और अपने आश्रितों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, आप चीज़ों को भूल जाते हैं और आप नाना प्रकार की ऐसी गतिविधियां करते हैं जिससे क्या होता है, नाना माने कई प्रकार की, तो उससे क्या होता है, तमाम प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको भी और आपके परिवार वालों को, आपके गाँव वालों को, सबको करना पड़ता है। मादक द्रव्य व्यसन की विशेषताएं कई सारी हैं। पहली विशेषता लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, पहली विशेषता मादक द्रव्य व्यसन की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है, मादक द्रव्य की निरंतर सेवन की तीव्र इच्छा या आवश्यकता और उसे किसी भी साधन के द्वारा प्राप्त करना। अब देखिए, जैसे एक बार जो व्यक्ति बिमल खा लेगा या कमला पसंद खा लेगा, जो भी खाए हो, या फिर गोमती खा लेगा, तो उसको क्या होगा, कमला पसंद राजश्री जो भी आता है, तो उसको अगर आप खाएंगे तो फिर वो खाने की लालसा लगातार बढ़ती जाती है, और जब आप 1 महीने 6 महीने तक खा लेते हैं तो फिर उसको छोड़ना इम्पॉसिबल हो जाता है, लोग उसको छोड़ नहीं पाते हैं। मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई आप क्यों खाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, जब वो जानते हैं, कहते हैं कि भाई बड़ा नुकसान होता है, बहुत दिक्कतें होती है, हमारा मुंह नहीं खुलता, 2 उंगली केवल मुंह में जाती है, मुंह नहीं खुलता है। तो हम कहते हैं भाई क्यों खाते हो फिर आप, तो बोलते हैं कि भाई देखो
कुछ कुछ भूला भूला लगता है अगर नहीं खाओ तो, ठीक है। कहते कि जग सूना सूना लागे, वो गाना याद आने लगता है। हम कहा अच्छा, ठीक है। तो कुछ सूना सूना लगता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। झगड़ा करने पर जैसे अभी दारू पीने वाले को दारू ना मिले तब भी झगड़ा करेगा, दारू मिल जाए तो पी करके आएगा तब भी गरियाए देगा, झगड़ा करेगा, और दारू ना मिले तब भी गरियाएगा। तो ऐसी लत लग जाती है, ना तो उसके बिना आप रह सकते हैं, ठीक है, उसके बिना आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते, और उसकी लत लगातार बढ़ती जाती है। और आप जब दारू पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं, तो उसके बाद में आपको कुछ नहीं दिखता है, आपका करियर कैसा जा रहा है, चौपट हो रहा है, नहीं हो रहा है। बहुत सारे व्यक्ति दारूबाजी में एक प्रकार से खत्म हो गए, ठीक है, तो वो बड़े बड़े व्यक्ति खत्म हो गए। तो वही चीजें हैं। दूसरी बात, मादक द्रव्य की मात्रा को निरंतर बढ़ाने की प्रवृत्ति, यानी लगातार जो है मादक द्रव्य व्यसन से क्या होता है, इसकी प्रवृत्ति आप बढ़ाएं। जैसे पहले 1 गुटखा एक दिन में खाएंगे, फिर 2 खाने लगेंगे, फिर 4, फिर 10, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। तीसरी बात, मादक द्रव्य के परिणामों के प्रति शारीरिक और मनोवैज्ञानिक निर्भरता हो जाती है। इससे क्या होता है कि मादक द्रव्य के परिणाम में क्या आता है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक निर्भरता हो जाती है। इन विशेषताओं के अतिरिक्त व्यापक रूप से इसकी एक प्रमुख विशेषता यह भी है मादक द्रव्य व्यसन की, कि यह लोगों का प्रमुख आकर्षण इनकी ओर इनके प्रभावों के कारण से होता है। चूंकि इनका प्रभाव लोगों को अच्छा लगता है, मजा आता है, थोड़ा मुंह महकने लगता है, ठंडक महसूस होती है, ठीक है। अब ये मत कहना कि गुरुजी आपने प्रयोग किया कि नहीं किया है, लोग बताते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं, सारी चीज़ों की विशेषताएं आप पता कर सकते हैं। इनका प्रभाव उत्तेजना के रूप में निहित या मूर्छित अवस्था के रूप में होता है, यानी कि आप या तो एकदम मोटिवेट उत्तेजित कर देगा, ठीक है, या फिर आपको एकदम से मदहोश कर देगा, दोनों में से कोई चीज़ करता है। और जिन लोगों को इनका सेवन करने की एक बार भी प्रवृत्ति पड़ जाती है, वह लोग इसके द्वारा होने वाली मानसिक, नैतिक या शारीरिक क्षति को, यानी उनका मेंटल लेवल भी जो है खत्म होने लगता है, उनका मोरल डेवलपमेंट, कोई उनका अपने पिताजी को गाली देंगे, अपने चाचा को गरियाएंगे, मम्मी को गरियाएंगे, मतलब किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। वो कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति नैतिक रूप से बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, उसका मेंटल लेवल एकदम से स्क्रू उसका ढीला हो जाता है, और साथ ही साथ में उसकी शारीरिक क्षमता, यानी कि उसकी शरीर जो होती है उसके कंट्रोल में नहीं रहती है। तो ये भी एक दिक्कत है। इसके अलावा ध्यान दिए बिना इसका निरंतर सेवन करता रहता है, उसको पता भी नहीं चलता कि हमारा मेंटल, शारीरिक और नैतिक पतन हो रहा है, फिर भी वह लगातार इन चीज़ों का सेवन करता चला जाता है। तो मादक द्रव्य व्यसन ये होता है। मादक द्रव्य व्यसन माने होता है गुटखा, बीड़ी, शराब, यही सब खाना। ये अपने आप में एक टॉपिक है, एक चैप्टर है अपने आप में, मादक द्रव्य व्यसन। आतंकवाद भी अपने आप में एक चैप्टर है, और ये भी है। ये दोनों प्रश्न परीक्षा में हमेशा आते हैं, दोनों को मैंने आपको समझाया। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अब ये भी निर्धनता को लेकर के प्रश्न, निर्धनता भी हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता रहा है। देखिए हेडिंग डालेंगे निर्धनता, निर्धनता की परिभाषा। देखिए पहले विद्वान है गिलिन और गिलिन। निर्धनता, निर्धनता यानी जब आपके पास धन ना हो, अपने और अपने आश्रितों को एक प्रकार से उनके पेट पालन के लिए आपके पास पैसे ही ना हो। निर्धनता वह स्थिति है या सिचुएशन है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय के कारण से, यानी या तो उसकी इनकम उतनी नहीं है, पहली बात, यानी अपर्याप्त आय है उसकी, या फिर विचारहीन व्यय है, यानी या तो वो बहुत ज़्यादा दबुआ खर्चा करता है खूब दबा के, या फिर वो कमाता ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है, या तो खर्चा बहुत करता है तो फिर कमाता ही नहीं, दोनों में से कोई एक कारण हो सकता है। इन्हीं कारणों से अपने जीवन का स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता कि उसकी शारीरिक और मानसिक कुशलता बनी रह सके, और ना ही वह व्यक्ति तथा उसके आश्रित समाज के जिसका कि वह सदस्य है उसके द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप लाभदायक ढंग से कार्य कर पाता है। यानी कि वह एक प्रकार से ना तो समाज के दृष्टिकोण से वो काम कर पाता है, और ना ही अपने और अपने आश्रितों का वो एक प्रकार से देखभाल कर पाता है। तो ये चीज़ें जो है वो निर्धनता की स्थिति को डिनोट करती हैं, निर्धनता के सिचुएशन को बताती हैं कि कोई व्यक्ति या तो वो कमाता ही नहीं है, इस वजह से वह इन चीज़ों को नहीं कर पाता, अपने और अपने आश्रितों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, एक लिमिट के बराबर नहीं कर पाता, या फिर वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चा खुद करता है, इस वजह से अपनी इच्छाओं की पूर्ति या अपने जो उसके बीबी है, बच्चे, उनकी पूर्ति नहीं कर पाता, उनकी इच्छाओं की, उनको कपड़ा नहीं दिलवा पाता, उनकी फीस नहीं जमा कर पाता। तो ये चीज़ें जो होती है, ऐसी स्थिति वो निर्धनता की स्थिति कहलाती है। उसके बाद में दूसरे विद्वान आते हैं गोडार्ड। गोडार्ड नाम के विद्वान आते हैं, वो कहते हैं कि निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव, अभाव माने होता है कमी या अपर्याप्त पूर्ति, यानी पूर्ति ही नहीं हो रही है पर्याप्त मात्रा में, जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों, आश्रित माने उसके बीबी बच्चे, उसके माता पिता बुढ़े वाले, ठीक है, उनके स्वास्थ्य, यानी उनकी अगर उनकी तबीयत खराब है तो दवा करवाने के पैसे ना हो, कुशलता को, यानी उनकी क्षमता को, उनकी मान लेते हैं उनकी कुशलता, या फिर वो दिक्कत में आ गया, उनकी शारीरिक क्षमता घटने लगी, तो उसकी कार्य कुशलता, उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक चीज़ें नहीं हो पाती उनके पास, ठीक है। तो इस तरीके से अपर्याप्त पूर्ति है,
उन वस्तुओं की कमी जो एक व्यक्ति या उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं, वो भी नहीं मिल पाती, तो वह स्थिति निर्धनता की होती है। अगले विद्वान हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के जनक हैं। इन्होंने कहा कि मनुष्य उसी मात्रा में धनी या निर्धन कहलाएगा जिस मात्रा में उसे जीवन की आवश्यक वस्तुएं, सुविधाएं और मनोरंजन के साधन उपलब्ध हों। जैसे उसको क्या चाहिए, आवश्यक, जैसे उसको कपड़ा चाहिए, कपड़ा नहीं मिल पा रहा है उतने अच्छे तरीके से। आप ये नहीं रेड चीप का जूता और दुनिया भर का आप जो है जारा का और मुफ्ती का शर्ट और पैंट ढूंढ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमको नहीं मिल रहा, हम निर्धन हैं। आप फिर मूर्ख हो। आपको जो कपड़ा मिल रहा है वही पहनो। तन ढकने के लिए कुछ वस्त्र मिल जाए, वही एक प्रकार समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज है। क्लियर? इसके अलावा तो वो चीजें हैं आवश्यक वस्तुएं। अब ये ना कहो कि हमको एरोप्लेन चाहिए, हमको हेलीकॉप्टर चलना, तो वो सब नहीं मिलेंगी। जो रिक्वायरमेंट है, जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, जो एक प्रकार से मैंडेटरी हैं, जरूरी हैं, ऐसी वस्तुएं, सुविधाएं, मनोरंजन के साधन नहीं मिल पाते, वह निर्धन व्यक्ति होता है। चौथी बात, एडविन आर ए सेलिगमैन कहते हैं कि निर्धनता, पूर्ण निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता, ऐसे दो भागों में विभाजित हो सकती है। निर्धनता को हम पूर्ण निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता दो प्रकार से बांट सकते हैं। पूर्ण निर्धनता क्या होती है? पूर्ण निर्धनता वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति की आय शारीरिक क्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम सामग्री प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, जिससे हम आवश्यक न्यूनतम सामग्री को भी प्राप्त कर पाएं, जिससे हमारी शारीरिक फिटनेस भी बनी रहे और मानसिक लेवल पर भी हम ठीक ठाक रहें। और सापेक्ष निर्धनता वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति केवल जीवन निर्वाह की अपेक्षा अधिक ऊंचा स्तर बनाए रखने में असमर्थ होता है। यानी कि वो जीवन निर्वाह तो कर सकता है, लेकिन वह उससे ऊपर काम नहीं कर पाता, बस केवल जो कमा रहा है वो खा रहा है। 100 रुपये एक दिन में कमाया, 100 रुपये खा लिया, वो हो गई सापेक्ष निर्धनता। और पूर्ण निर्धनता क्या होती है कि वो 100 रुपये की खर्चा है तो 50 रुपया ही कमा रहा है, वो पूर्ण निर्धन हो जाएगा। ठीक है, निर्धनता के बारे में आपने समझा। भारत में निर्धनता के कई कारण हैं, तो उन्हीं कारणों को लेकर के प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे दीर्घ उत्तरीय में क्या पूछेगा, निर्धनता किसे कहते हैं, निर्धनता के परिभाषा को देते हुए उसके कारणों की विवेचना कीजिए। ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। क्लियर? चले, भारत में निर्धनता के कारणों की व्याख्या कीजिए। पहला कारण, जनसंख्या की बढ़ती हुई दरें। क्योंकि भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इस वजह से निर्धनता भी बढ़ रही है। भारत में निर्धनता के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से है अति जनसंख्या, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। यानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और अब तो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश जो है भारत बन चुका है। उदाहरण के लिए 1914 ईस्वी में भारत की जनसंख्या लगभग 31.8 करोड़ थी, जो 1961 ईस्वी में बढ़ करके 43.91 करोड़ हो गई, 91 करोड़ हो गई। 1971 में यही जनसंख्या बढ़ करके 54 करोड़ के आसपास हो गई, 54.5 या 54.69 करोड़ हो गई। इस समय हमारे देश की आबादी लगभग में आप देख रहे हैं, इस समय नहीं, आप मान के चलो कि ये 2000 के पहले का आंकड़ा है, 100 करोड़ हुई होगी, और आज जो है ये जनसंख्या लगभग 140 करोड़ की जो है आबादी को पार कर चुकी है। 140 करोड़ की जो है आबादी को हम पार कर चुके हैं। जनसंख्या का इतनी तेजी से बढ़ना और उस अनुपात में खाद्य सामग्री नहीं बढ़ पाती है, यानी खाने पीने की वस्तुएं उतनी नहीं बढ़ पाती हैं। तो हमारे देश की निर्धनता का प्रमुख कारण यही है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और उत्पादन के साधन नहीं बढ़ रहे हैं, पहला कारण। दूसरा कारण ये है धन का असमान वितरण। ठीक है, भारतवर्ष में निर्धनता एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमारे देश में कुछ लोगों के पास धन का अपार भंडार, यानी कुछ लोग बहुत ज़्यादा धनी हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, यानी भूखे मर रहे हैं। वास्तव में इतना अंतर हमारे देश में धन में असमान वितरण के कारण ही है। आज यह भी एक कारण है जो हमारे देश में निर्धनता की स्थिति को स्पष्ट करता है कि जो धनी है वो धनी होता चला जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा है। तीसरा कारण, उत्पादकों की कमी है। आज हमारे देश में योग्य उत्पादक की बहुत कमी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है। भारत में उन साहसियों की बहुत कमी है जो कि नए नए उद्योगों की स्थापना कर जोखिम अपने ऊपर ले सकें। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि परंपरागत व्यवसायों को ही अधिक प्रोत्साहन भारत में मिलता रहा और नए नए उद्योग आरंभ नहीं हो पाते हैं, और नए उद्योगों की कमी की वजह से या अभाव में रोजगार की समस्या बनी रहती है, और व्यक्ति जब रोजगार नहीं मिलता है तो व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है और बेरोजगार व्यक्ति ही निर्धन होता है। ठीक है, और कुल उत्पादन की मात्रा भी कम रहती है, जिससे निर्धनता की समस्या उत्पन्न हो जाती है और लगातार बनी भी रहती है। अब क्या है कि धीरे धीरे करके तमाम प्रकार के पूंजीपतियों ने फैक्ट्रियां स्थापित करनी शुरू कर दी, जिसमें लोग काम करके अपने जीवन का निर्वाह करने लगे हैं। लेकिन फिर भी अभी भारत का एक तबका जो है बहुत बड़ा जो है दरिद्रता की चंगुल में जकड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन अब देखिए, तिलक उत्तरी क्वेश्चन आ गए। अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित हुआ? अस्पृश्यता माने क्या होता है? छुआछूत।
छुआछूत की बात अनुच्छेद 17 में भी करी गई है, अनुच्छेद उसको खत्म करने की बात। तो अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का जो है उसमें लिखा है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, यानी कि अब छुआछूत नहीं रहेगा भारत में, ठीक है। ये मौलिक अधिकार, अगर कोई व्यक्ति आपको अस्पृश्य के नाम पर कोई प्रताड़ना देता है तो आप उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। 1955 ईस्वी में इसको लेकर कानून भी बना दिया गया कि अब ये एक प्रकार से कानूनी रूप से अगर आप किसी को अस्पृश्य घोषित करते हैं या फिर उसको छूने से या फिर किस करने मना, मतलब कुछ भी चीज़ करने से मना करते हैं तो फिर वो आपके खिलाफ केस कर सकता है छुआछूत के नाम पर। जैसे कि बोलते थे लोग कि पहले आप चमड़े का काम करते हैं तो आप हमको नहीं छू सकते, या आप जिस कुएं पर हम पानी पीते हैं आप नहीं पी सकते। तो सार्वजनिक स्थानों पर जो छुआछूत पहले होता था वो मतलब वो खत्म हो गया। अस्पृश्यता के 4 दुष्परिणाम बताएं। देखिए, पहली बात तो सामाजिक एकता में बाधा उत्पन्न करती है, दूसरी बात आर्थिक असमानता में वृद्धि करती है, तीसरी बात निर्धनता और दरिद्रता इससे बढ़ती है, और चौथी बात अंतर्जातीय संबंधों में वृद्धि होती है। कहीं ना कहीं पे आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है, अस्पृश्यता की स्थिति के दुष्परिणाम ये हैं कि इससे क्या होता है, लोग आपस में एकजुटता के साथ नहीं रह पाते हैं, एकता की कमी आती है, समाज खंडित हो जाता है, समाज का एक प्रकार से खंडात्मक विभाजन हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता, समाज निर्धन हो जाता है, ऐसी तमाम समस्याएं। अगला प्रश्न, पिछड़े वर्ग की 4 समस्याएं। पिछड़ा वर्ग मतलब कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, इनकी भी समस्या है। सबसे पहली बात तो सामाजिक समस्याएं हैं। समाज में जो दर्जा ब्राह्मणों को मिला है, क्षत्रियों को मिला है, वो ओबीसी को नहीं मिला है। जो ओबीसी को मिला है वो एससी एसटी को नहीं मिला था, जो एससी एसटी को मिला था वो छुआछूतों को नहीं मिला था। इस तरीके से एससी के कैटेगरी के लोगों को ही कहीं ना कहीं पे कुछ लोग छुआछूती भी बोलते थे। तो वो सारी चीज़ें अब तो खत्म कर दी गई हैं, लेकिन सामाजिक समस्याएं आज भी आप देख रहे हैं कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में कुछ गांव वगैरह में बची हुई होंगी, बाकी तो लगभग में आप सब बराबर है, कुछ शहरों में तो सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित है। दूसरी बात आर्थिक समस्याएं, तीसरी पिछड़े वर्गों की क्षेत्रीय असमानताएं हैं, और चौथी बात है पिछड़े वर्गों के चयन में विलंब होता है। और इस तरीके से तमाम प्रकार की समस्याएं आज भी विद्यमान हैं। तो इस आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, काका कालेलकर आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये अदर बैकवर्ड कास्ट से संबंधित ही आयोग है, काका कालेलकर आयोग। इसको प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। 29 जनवरी सन 1953 ईस्वी में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि काका कालेलकर समिति या उसका आयोग का गठन किया गया। और दूसरा जो आयोग था खास करके ओबीसी को लेकर के, अदर बैकवर्ड कास्ट को लेकर के, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसको मंडल आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1979 में 1 जनवरी को, ठीक है। बीपी मंडल नाम के बीपी सिंह जो हैं इसके अध्यक्ष रहे हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, लैंगिक असमानता के 4 कारण बताएं। लैंगिक असमानता, लैंगिक माने होता है लिंग के आधार पर असमानता होती है। लिंग माने होता है जैसे महिला और पुरुष, ठीक है। इसको आप बोलते हैं कि भाई आपका लिंग कौन सा है, तो आप बताएंगे हम पुरुष हैं, या पुल्लिंग है, या फिर स्त्रीलिंग है। तो ये स्त्री और पुरुष के बीच में जो भेदभाव होता है समाज में, ये भेदभाव जो है ये एक समस्या है समाज में, ठीक है। तो चूंकि समस्या तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, तो वही लैंगिक असमानता का क्या कारण होता है, क्यों लोग ऐसा करते हैं। पहली बात तो जीवन शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य ही ऐसा है, ठीक है, कि भाई स्त्री को थोड़ा सा उतना वैल्यू नहीं मिलती जितना एक पुरुष को मिलती है। जैसे आजकल बॉलीवुड बहुत अपने आप को मॉडर्न समझता है, लेकिन बॉलीवुड में अक्षय कुमार को या शाहरुख खान को लगभग 10 करोड़ या 4 करोड़ या 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए मिलते हैं एक मूवी बनाने के लिए, ठीक है, या 1 करोड़ मिलते हैं, जो भी मिलते होंगे, करोड़ों में बात होती है उनकी। लेकिन वहीं पर आप देखते हैं एक हीरोइन की जो मिलता है पैसा, वो मुश्किल से 2 लाख 4 लाख या 10 लाख बहुत अधिक मिल गया तो, या बहुत बड़ी हीरोइन है तो उनको 50 लाख मिल गया, उससे ऊपर नहीं पाती हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से आज भी स्त्रियों के काम को उतनी वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है, जितना पुरुषों के काम को मिलती है। दूसरी बात, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य भी है इसका, मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य भी है। लैंगिक असमानता के कई अपने अपने दृष्टिकोण हैं। लैंगिक असमानता का मतलब होता है लिंग के आधार पर भेदभाव करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आ चुका, दहेज की अवधारणा को स्पष्ट किया। दहेज के बारे में भी मैंने बड़ा प्रश्न रखा, चर्चा करेंगे। सरल शब्दों में दहेज उस राशि को कहा जाता है या वस्तुओं को कहा जाता है या संपत्ति से संबंधित होता है जिसे विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष को प्रदान करते हैं, तिलक में चढ़ाते हैं। बढ़िया एक थारा आता है, उसी पर कुछ चावल रखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कुछ रुपया बढ़िया से सजा करके फल फलूट कपड़ा घर भर के लिए सबके लिए लाते हैं, और दहेज में आप देखते हैं वो पैसा रुपया खूब देते हैं। तो इस तरीके से दहेज होता है। हमारी भी शादी तमाम लोग आ रहे हैं देखने के लिए, ठीक है, तो जो है पूछते हैं भैया क्या लोगे, इस तरीके तमाम सारी बातें होती है। तो भाई जो आपको देना है आप दे दीजिए उपहार के रूप में, बाकी कोई दहेज वहेज का लेना देना तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं पे दहेज की जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं पे आज एक जटिल समस्या बनी हुई समाज में। दहेज के नाम पर आप देख रहे, दहेज नहीं दिया उसकी पिताजी ने, मान लेते गरीब था बेचारा, शादी कर दिया, अच्छा घर अपने बच्ची के लिए सभी ढूंढता है कि हमारी बिटिया अच्छे घर जाए, सुखी रहे,
उसको जो है फिर दोबारा से जा कर के कुछ प्रताड़ना ना मिले, बच्ची सुखी रहे हमारी, उसके लिए बच्चा मतलब कि जो पिता होता है वो अपना खेत गिरव रख करके या गन्ना-वन्ना जो बेचा है बेचारा नहीं, पैसा नहीं आया तो किसी से 10% 5% पर उधार लेकर के अपनी बिटिया का शादी करता है, धूम-धाम से करता है। भाई सभी सोचता है हमारी बिटिया के ब्याह में जयमाल हो जाए, गाना-वाना बजे, दूल्हा आए बढ़िया से, 4 आदमी देखें, सुने। तो वो सभी सोचते हैं हमारी बिटिया को लहंगा बढ़िया मिल जाए या फिर जो भी चीज़ें होती हैं सब अपनी बच्ची को सोचते हैं अपने घर से विदा करें तो बढ़िया सोफ़ा, बेड, कूलर, एसी मशीन, मतलब जो भी होता है, जो फ्रिज श्रीज होती है सब कुछ देने का प्रयास करता है जो पिता होता है। टंकी बटुली जो भी होता है उसके घर परिवार वाले नात बात रिश्तेदार सब कुछ ना कुछ देते ही हैं दूल्हे को कि भाई ये लो पप्पू जी में रात में तमाम मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें तो उपहार हैं, गिफ्ट स्वरूपा हैं। लेकिन जब एक प्रकार से वर पक्ष कहता है कि नहीं हमको 5 लाख रुपया दहेज चाहिए या 10 लाख चाहिए हमें दहेज, 2 लाख चाहिए, अगर ना देबो तो फिर दिक्कत हो जाए, या फिर नहीं मिलता है फिर बाद में करके किसी दूसरे को बगल वाले को मिलता है। अब उसको देख करके कहते हैं या बगल वाले तो इतना पाएगा तुहार बप्पा ना दी नहीं, तो वह स्त्री को प्रताड़ित करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बड़ी ऐसे केस सामने आ रहे हैं। आजकल लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं, लेकिन आजकल के लोग जो हैं बड़े जो जो दहेज का विरोध करते हैं और दुनिया भर का दिमाग बताते हैं, वही दहेज के बारे में कहते हैं अरे भाई फलानमक बियाहवा माँ, अरे दादा पूरा थरीवा भरी रही पैसा से, ओहो एक ठू 4 चक्का मिला हो भाई, 4 आदमी बैठ के। दहेज आज प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुका है। वास्तव में कहें तो हर व्यक्ति दहेज के बारे में अगर आप पूछो कि लेना है, मतलब हर व्यक्ति के पास लड़की है, उसको भी एक दिन विवाह करना जाना पड़ेगा, उसको पता है, लेकिन वो खुद के लड़के के लिए भी दहेज की डिमांड रखता है। भले उसको जाना है शादी करने के लिए, लेकिन फिर भी वो दहेज लेगा, दहेज मांगेगा। अच्छा, शादी में लड़कों के पक्ष के भी बहुत पैसे खर्च होते हैं। हर व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति नौकरी नहीं करता है तो उसके लिए दहेज या रिश्ते वह कम आते हैं। जो व्यक्ति नौकरी करने लगता है उसके लिए बहुत वो जो है बिटिया अपनी शादी करने के लिए लोग लाते हैं कि भाई चलो। तो कहीं न कहीं पे ये भी चीज़ें हैं कि भाई ऐसे लड़के जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिली है, उनको जो है कोई शादी करने के लिए पूछता नहीं है, और जिनको सरकारी नौकरी मिल रही है उनको 10-10 लोग आ रहे हैं डेली कि भाई हमारी बिटिया की शादी कर लो। तो भाई अगर सरकारी नौकरी उसने लिया है तो दहेज माँगेगा, वो कहेगा कि भाई हमको दहेज दो, चूँकि उसके पास ऑफ़र कई सारे हैं, आप नहीं दोगे दूसरे से कर लेगा। तो ये तमाम प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं जो समाज में व्याप्त हैं, चर्चा करेंगे। तो यही चीज़ें हैं कि वर पक्ष को मिलता है जो है वधू पक्ष के द्वारा। दहेज को परिभाषित कीजिए। देखिए, साधारण दहेज वह संपत्ति है जो एक पुरुष विवाह करने पर अपनी पत्नी या उसके परिवार से पाता है। ये मैक्स रेडिन कहते हैं। दूसरे विद्वान हैं चार्ल्स बिनिक, कहते हैं कि दहेज वे बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं जो एक विवाह के किसी भी पक्ष के संबंधी विवाह में देते हैं, चाहे वर पक्ष कन्या को दे चाहे कन्या पक्ष वर को दे, बात एक ही है। लेकिन हालांकि भारतीय समाज में पुरुष प्रधान देश रहा तो कन्या पक्ष के लोग ही देते हैं, ठीक है, वर पक्ष को। क्लियर। और कन्या पक्ष के लोग हमेशा दबे रहते हैं और हमेशा आप देखते हैं वो बेचारे जो होते हैं कि हमारी बच्ची को कोई तकलीफ ना हो, अगर हम आप इनके भारतीयों की सेवा करेंगे तो हमारी बच्ची भी घर जा करके वहाँ पर ऐसो आराम करेगी, ठीक है। तलाक का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, तलाक का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को राहत प्रदान करना होता है जिनके सामान्य वैवाहिक संबंध जो होते हैं कटु या दुखद या दुभर हो जाते हैं, जीवन जीना कठिन हो जाता है, वो तलाक होता है। विवाह विच्छेद जिसको हिंदी में कहते हैं। हिंदुओं के विवाह में विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं थी पहले, ठीक है। अगर एक बार आपकी शादी हो गई तो 7 जन्म का रिश्ता होता था कि भाई क्या होता है, 7 जन्म अब तेरे साथ रहूंगी। वो गाना सुना है आपने, ठीक है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे वाला नहीं, वो अलग गाना है। 7 जन्म अब तेरे साथ रहूंगी, ठीक है। या जो है कि 7 जन्म का रिश्ता हो जाता है जब शादी होती है। शादी चूंकि हिंदुओं में विवाह एक संस्कार होता है, बड़ी ही पद्धति के साथ 7 फेरे लिए जाते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि भाई 5 साक्षी माना जाता है, 5 लोगों को, पंचमम ध्रुवमालोक यानी कि 5वां ध्रुव तारा, सगे संबंधी, अग्नि, सभी का साक्षी मान करके तब शादी होती है, ठीक है। और जो लावा परछा आता है, आपने लावा परछना सुना होगा। जब लावा परछाई होता है, दुल्हन का भाई जो होता है वो लावा लेकर के आता है, और वर पक्ष का लावा और कन्या पक्ष का लावा, दोनों पक्ष का लावा जो होता है आता है, घी आता दोनों तरफ से मिलता है, और फिर हवन होती है, उससे अग्नि उत्पन्न होती है, और उसी के चारों ओर जो है फेरी घूमी जाती है, ठीक है, आग के चारों ओर। इस तरीके से जब वो फेरियाँ होती हैं तो उसमें जो लावा होता है, धान का लावा ही क्यों आप देखते हैं प्रयोग किया जाता है। वो लावा इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि वो दिखाना होता है कि आप देखो ये लावा अग्नि में जा कर के भी
या कितना भी एक प्रकार से इसको हमने अलग किया है, कितना भी साफ सफाई, कितनी मशीनों से साफ सफाई कर ली है इस लावे की, धान के, लेकिन यह लावा जो है, यह लावा बेटा क्या हो रहा है, ये उससे उसके अपने वाले जो उसका पति है या जो उसका पखनेरू है, जिसको उसका उसकी परत है ऊपर वाली धान की, उससे अलग नहीं हो रहा, कितनी भी हमने मशीनीकरण कर लिया। तो इसी प्रकार से आप दुल्हा दुल्हन को एक सीख होता है कि आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाएं, लेकिन जिस तरीके से यह लावा अग्नि में पड़ करके भी यह एक प्रकार से दोनों से अलग नहीं हो रहा है, इसकी पत्ती इसके जो है फल से नहीं अलग हो रही है, इस तरीके से आप दोनों का वैवाहिक संबंध, दाम्पत्य जीवन आपका ऐसे व्यतीत करना है कि ये लावा जिस तरीके से नहीं अलग हो रहा है, इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा जीवन निर्वाह करना है। अब एक दूसरे से आप पति पत्नी हुए, अर्धांगिनी हुए, इस तरीके से जिस तरीके से एक लावा और एक जो धान का वो फलकी होती है ऊपर वाली, उसका संबंध होता है, कितना भी यातना प्रताड़ना करने के बाद में अलग नहीं होता। इस प्रकार से आपको अलग नहीं होना है, यह सीख हुआ लावा देता है बेटा, यह बात आप ध्यान रखेंगे, आपका जीवन जो होगा बहुत ही सुखी होगा तब, ठीक है, शादी ऐसे नहीं। तो ये तलाक की व्यवस्था कब की गई? जैसे बहुत सारे पति होते थे पहले आकर के दारू पी करके पत्नी को 2-3 लापटा मारते थे, तो उनके लिए व्यवस्था करी गई 1954-55 में, हिंदुओं में भी व्यवस्था कर दी गई। मुसलमानों में तलाक के लिए अलग व्यवस्था की गई थी, उनमें पहले से ही थी। तलाक वो होता था कि भाई अगर आप पति पत्नी आपस में आपका नहीं बैठ रहा है, आपका कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है या अच्छे तरीके से आपका वैवाहिक संबंध नहीं व्यतीत हो रहा, तो आप अलग हो सकते हैं, ये चीज़ है। तलाक के 2 परिणाम बताएं। देखिए, तलाक शुदा मुख्य रूप से युवा, गरीब और अशिक्षित या कम शिक्षित होते हैं, यानी कि ऐसा गरीब, अशिक्षित, कम शिक्षित या मुख्य रूप से युवा होते हैं जो तलाक करते हैं। आप देखते हैं चूंकि तलाक आजकल तो आम बात हो गई, इसे हार्दिक पांड्या को देखिए, उनकी पत्नी तलाक देके चली गई। युजवेंद्र चहल को देख लीजिए, उसकी पत्नी भी आप इस तरीके से तमाम देखा होगा। बड़े बड़े या शिखर धवन को देख लीजिए, मतलब जितने बड़े बड़े स्टार हैं, जितने बड़े बड़े आप देखते हैं, उनके पति पत्नी में क्या होता है, हीरो हीरोइन आप देखेंगे तो वो सब क्या होते हैं, आपस में तलाक देते हैं, ठीक है, तलाक मतलब कि अलग हो जाते हैं। तो ये विदेशी कल्चर है, ये भारतीय कल्चर नहीं होता है। आपकी जीवन संगिनी है, आपके साथ वो रातें बिताई हैं, आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं, या उसके साथ आपने एक प्रकार से अपना पूरा जीवन निर्वाह करने के साथ बचने खाए हैं, ठीक है, फिर आप कैसे किसी दूसरे के साथ जा सकते हैं। जब 7 वचन गिनाया जाता है हिंदुओं की शादी में, तो उसमें एक वचन यह भी होता है कि पराई स्त्री कितनी भी खूबसूरत हो, मतलब कितनी भी खूबसूरत हो, चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, आपके अगर आपसे एक प्रकार से बोले कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आप कुछ भी हो, तो आप उसके साथ संबंध नहीं बना सकते। ये कसम खिलाई जाती शादी की में, तब आपकी पत्नी बोलती है कि हम आपके बामंग में आएंगे, अगर आप ऐसी कसम खाते हैं तो हम आपके बामंग में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। इस तरीके के तमाम प्रकार के 7 वचन जो होता है, पत्नी बोलती है और पति उसको मानता है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं जो होती हैं हिंदुओं में व्यवस्थित करी गई थी, लेकिन आजकल सब पूरा भ्रष्ट कर दिया गया है। दूसरी बात, वैवाहिक जीवन की लंबी अवधि से तलाक की दर कम होती प्रतीत होती है, अर्थात विवाह के कुछ वर्षों बाद तलाक अधिक होता है। लेकिन जब विवाह लंबा समय हो जाता है 10-12 साल के बाद में, तब विवाह तलाक कोई नहीं लेता है, ना कोई तलाक जानता है कि तलाक ले लेंगे तो फिर आगे हमारा गुजर बसर कैसे होगा। लेकिन विदेशी कल्चर में क्या है, वही विदेशी कल्चर लोग सीख रहे हैं दुनिया भर का, यही बॉलीवुडिया और दुनिया भर के जो क्रिकेटर्स हैं, यही सब लोग बड़े बड़े लोग जब तलाक करते हैं तो छोटे लोग भी मचलते हैं, और जो टीवी सीरियल्स वगैरह में दिखा करके तो हमारे पूरा चौपट कर दिए, पूरा भ्रष्टाचारी बना दिए, पूरा तलाक वगैरह को आम जैसे बना लिए हैं कि भाई चलो तलाक दे दो, पति का संपत्ति ले लो और दुनिया भर का टीम टाम करो। तो यही सब चीज़ें आजकल के युग में चल रही हैं। तो बहुत ही सुधर करके या बहुत ही संभल करके आपका जीवन निर्वाह होगा। शादी भी आज के युग में ऐसी कन्याएं मिलना, ऐसे पति मिलना मुश्किल है जो कि एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। आज आपकी 25 से 30 साल पर शादी हो रही है, अब ऐसे में 25 साल पे शादी हो रही तो आपस में पहले से इंस्टाग्राम, फेसबुक है, तमाम प्रकार की लड़के तमाम लड़कियों को एक प्रकार से बातचीत करते हैं, लड़कियां तमाम लड़कों से बातचीत करती हैं। ऐसे में वैचारिक द्वंद्व तो होना स्वाभाविक सी बात है। हो सकता है कोई वाला अच्छा हो या दूसरे तरीके से रिएक्ट करता हो, व्यवहार उसका हो, दूसरे से बात के दूसरा, तो दूसरे तरीके से उनके पास ऑप्शन हो जाते हैं। और जब किसी के पास ऑप्शन होते हैं तो पहला चुनेगा, दूसरा चुनेगा, तीसरा चुनेगा, तमाम प्रकार की चीज़ें होंगी, डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे में आज दोनों के लिए, लड़कियों के लिए अच्छे लड़के मिलने मुश्किल हैं और लड़कों के लिए अच्छी लड़कियां मिलनी मुश्किल हैं। दोनों एक दूसरे पर शक के दायरे में ही जीते रहते हैं
कि भाई ये किसी दूसरे के साथ संबंध बनाई होगी और हम सोचते हैं ये दूसरे के साथ रहा होगा। इस तरीके से दिमाग में ये भ्रम बना होता है और ज़रूरी भी ये भ्रम आपको स्वाभाविक सी बात है ही हो ही जाता है, क्योंकि 30 साल या 25 साल की उम्र में आपकी शादी हो रही है। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, आप इंटर पढ़े होंगे, बीए करे होंगे, एमए करे होंगे, तो आपसे लड़कों के प्रति अट्रैक्शन लड़कियों का लड़कों के प्रति होता है, स्वाभाविक सी बात है, सभी करते हैं। तो ऐसा मान कर चलो कि भाई शादी हो गई, अब इसके बाद में हम एक दूसरे को संबंध बना करके रहेंगे, इसके बाद में अलग नहीं होना है, या फिर इस तरीके के अब दूसरे को हम नहीं देखेंगे। तो ये इसीलिए शादी में कस्में खिलाई जाती हैं। पहले 12 साल पे शादी हो जाती थी, 3 साल बाद गौना आता था, 15 साल पे 16 साल पे अपनी शादी हो जाती थी, 20 साल तक बच्चे हो जाते थे, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें होती थी। और पुरुष अपने तरीके से, महिला अपने तरीके से जीवन यापन करते थे, फ़ोन फुब्बा होते नहीं थे, कोई दिक्कत होती नहीं थी। आजकल है फ़ोन है भाई, तलाक होगा, जाहिर सी बात है। हिंदुओं में विवाह विच्छेद के विपक्ष के 4 तर्क दीजिए। देखिए, भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रतिकूल है, सबसे पहली बात। पारिवारिक विघटन में सहायता मिलती है परिवार मतलब की तलाक से। आर्थिक दृष्टिकोण से अहितकारी है ये। असुरक्षा का जन्म होता है इससे। जैसे पत्नी अलग अलग भी हो गई मान लेते हैं पति से, तो बेचारी कहाँ जाएगी बच्चों को लेकर के। पति तो मान लेते इधर उधर जाकर के अपना जीवन निर्वाह कर लेगा, लेकिन पत्नी कहाँ जाएगी। तो इस वजह से पत्नी के लिए उसके लिए व्यवस्था कर दी गई, ताकि जो है उसकी व्यवस्था, जो जैसे हार्दिक पांड्या की पत्नी हो गई या उनको मिल रहा हार्दिक पांड्या की संपत्ति का कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो यही सब चीज़ें। हिंदू विवाह अधिनियम कब घोषित किया गया, पारित किया गया? 1955 ईस्वी में हिंदुओं में विवाह विच्छेद की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दहेज प्रथा को समाप्त करने के हेतु सुझाव बताएं। दहेज प्रथा को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दें। दहेज प्रथा को समाप्त करने के उपाय बताएं। देखिए, दहेज प्रथा को समाप्त करने हेतु सुझाव। आज स्थिति यह है बेटा कि लोग दहेज लेकर के खा रहे हैं, और दहेज समाज को मतलब कि दहेज समाज को खा रहा है, समाज मतलब दहेज को खा रहा है, दोनों एक दूसरे के। उसकी कर्म शक्ति को खा रहा है। आप दहेज लेकर के अगर आप 1 साल तक आप खा लेंगे उस पैसे से, बाद में क्या करेंगे? तो आपकी जो आपकी क्षमता है, आपको काम करने की क्षमता, वो आपकी मर जाती है। ठीक है, तो कुप्रथा भी बढ़ती चली जा रही है। ये एक सबसे पहली बात, अंतरजातीय विवाह की वजह से दहेज चल रहा है, जो कि अपने ही जाति में विवाह करने के लिए अच्छे लड़के कभी नहीं मिल पाते हैं, या कभी मिलते भी तो उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। ऐसे में दहेज को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, जाति बिरादरी के एक सीमित क्षेत्र में बंधे रह करके रिश्ते ढूंढते रहने के कारण से दहेज का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, यानी दूसरे जाति में विवाह करना जरूरी है। शिक्षित वर्ग के लोगों को इस दिशा में पहल करनी होगी। उन्हें अंतर्जातीय विवाहों का सूत्रपात करना होगा। वास्तव में अंतर्जातीय विवाहों के प्रचार के द्वारा दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। यानी कि हो सकता है कि भाई दूसरे जाति में विवाह अगर करें तो हो सकता है अच्छा लड़का भी मिल जाए, और हो सकता है कि वो दहेज उतना ना डिमांड करे। ठीक है, इस तरीके की भी चीज़ें आ सकती है, लेकिन ये कोई फैक्ट नहीं है। इससे दहेज के मामले एकदम से सुधरेंगे नहीं, लेकिन हाँ एक पहल जरूर करी जा सकती है। दूसरी बात, स्त्री को पढ़ाया लिखाया जाए। स्त्री शिक्षित होगी, आजकल की स्त्रियां पढ़ लिख रही हैं, नौकरी पा रही हैं, तो अगर स्त्री नौकरी पाई हुई होगी तो लड़का जो होगा वो दहेज की डिमांड ही नहीं करेगा। कहेगा भाई तो कमा रही है, पूरा जीवन कमाएगी, हमको मिलेगा पैसा, तो वो भी एक प्रकार से डिमांड नहीं करेगा। तो समय बदला, परिस्थितियां बदली, परंतु हिंदू समाज आज भी उन्हीं कुरीतियों को ढो रहा है। इसे मिटाने के लिए आवश्यक है कि भारतीय नारी में अशिक्षा और कुसंस्कारों को समाप्त किया जाए। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए उचित स्त्री शिक्षा की जरूरत बहुत ज़्यादा है। यदि लड़कियां भी शिक्षा की पूरी होने पर लड़कों के समान नौकरी या कोई व्यवसाय करने में लग जाएं, तो उन्हें पुरुष की दया का भिखारी नहीं बनना पड़ेगा, या पुरुष के जो है पुरुष के यहाँ पर बाध्यकारी होकर के नहीं रहना पड़ेगा, या बाध्य नहीं होना पड़ेगा उसके समक्ष जो है रुपए पैसे मांगने के लिए। अगर उसको झुमका लेना है, ईयरिंग खरीदनी है, और उसको काजल खरीदना है, सुरमा लेना है, या फेस पाउडर उसको खरीदना है, तो वो पति से पैसा नहीं मांगेगी, वो खरीद लाएगी, ऑनलाइन ऑर्डर कर देगी मीशो से या फिर कहीं से, कि भाई चलो ऑर्डर कर दिया हमने 1000 रुपये का, बढ़िया काजल आ गया घर पे, अब बढ़िया सुरमा लगा करके बढ़िया निकली, पति के समक्ष निकल रही, पैंट शर्ट पहन करके जा रही है, रोको क्या करोगे तुम। तो इस तरीके की चीज़ें आज हो भी रही हैं और ज़रूरी भी हैं, क्योंकि पुरुष समाज को ये दिखाना है कि भाई तुम्हारे अंडर में कोई नहीं रह करके जीवन यापन करेगा, कि तुम कह रहे हो कि बैठ तो बैठ, उठ उठ, ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में लड़के वालों का दहेज मांगने का साहस जो हो जाएगा घट जाएगा। जब स्त्रियां पढ़ लिख लेंगी, नौकरी करने लगेंगी, तो लड़के लोग जो होंगे कहेंगे दहेज रहने दो भाई, कमा ही रही, क्या दिक्कत है। ठीक है, तीसरी बात, प्रेम विवाह। दहेज प्रथा को मिटाने में प्रेम विवाह काफ़ी सीमा तक सहायक हो सकते हैं। जब लड़का लड़की प्रेम करते हैं आपस में, तो लड़का भी दहेज की डिमांड नहीं करता है। जो प्रेमी होते हैं वो सोचते हैं क्या मिलेगा बाद में, फिर कमा लिया जाएगा। ठीक है, बस एक घर मिल जाए जिसमें हम दोनों रहें,
एक प्रेमी युगल को क्या चाहिए, बस एक रूम मिल जाए, एक कमरा मिल जाए, एक घर मिल जाए, बस छोटी सी चीज़ें, उसमें दोनों लोग खुशी से रहें। मुश्किल से 1 साल 2 साल इतने में, उसके बाद में फिर उनको अर्थ की कमी आती है कि भाई पैसा होना चाहिए, तब उसके अंदर मारपीट होना शुरू होगी दोनों प्राणी में, ठीक है, प्रेम विवाह वाले में। दहेज प्रथा को मिटाने में प्रेम विवाह काफ़ी सीमा तक सहायक हो सकता है। इस संबंध में युवकों को आगे आना होगा, उन्हें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू में, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा। यह दृढ़ निश्चय करना होगा कि उन्हें सुंदर, सुशील और सुसंस्कृत जीवन संगनी चाहिए, ना कि दहेज चाहिए, ठीक है। एक अच्छी लड़की चाहिए और बिना दहेज के भी हम काम चला लेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रेम विवाह को समाज में समान रूप से स्वीकार कर लिया जाए, तो ये एक कारण हो सकता है उसको दहेज प्रथा को समाप्त करने का, मतलब एक परिणाम, मतलब उसको समस्या का सुझाव। चौथी बात, जीवन साथी का चुनाव स्वयं लड़के लड़कियां अपने हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जीवन साथी के चुनाव में लड़के लड़कियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। जहां माता पिता के द्वारा विवाह संबंधी निश्चित किए जाते हैं, वहां साधारणतः सौदेबाजी होती है, दहेज की रकम का पहले से निर्धारण हो जाता है। शादी देखने के आते तो उसी समय का भैया मांग जांच है, इस तरीके से लेन देन फिक्स हो जाता है। और यदि यह अधिकार स्वयं विवाह करने वाले अपने हाथ में ले लें तो स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा और इस तरीके से चीज़ें जो है बदलेंगी। तो दहेज प्रथा इस तरीके से हम समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न मुस्लिम विवाह। प्रश्न क्या है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 को संक्षेप में बताइए। मुस्लिम विवाहों को लेकर के या विवाह विच्छेद का जो अधिनियम आया था 1939 में, इसमें क्या क्या प्रावधान थे। देखिए हेडिंग डालेंगे मुस्लिम विवाह 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 विच्छेद अधिनियम, यानी कि जो तलाक का जो अधिनियम है, ठीक है। देखिए मुस्लिम समाज में पति की स्वीकृति से विवाह विच्छेद करने का अधिकार नहीं था। इस नियोक्ता का सर्वप्रथम सन 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के द्वारा दूर किया गया और इस अधिनियम के अनुसार एक मुस्लिम स्त्री को निम्न आधारों पर विवाह विच्छेद करने के अधिकार दिए गए। मतलब पहले क्या था, पत्नी को, यहाँ पर कर ले, समाज में केवल पति को स्वीकृति थी, पति की स्वीकृति थी, मतलब अगर पति चाहता है कि पत्नी हमसे अलग हो जाए तो अलग हो जाए, लेकिन पत्नी का अगर मन कहे कि हमको अलग होना है, पति ना चाहे तो पत्नी अलग नहीं हो सकती, ये मुसलमानों में था, ठीक है। लेकिन इसको खत्म किया गया 1939 में। किन कारणों से, इसके कई प्रावधान किए गए कि भाई आप इस तरीके से तलाक दे सकती हैं, ले सकती हैं। पहली बात, जब 4 वर्ष से पति का कोई पता नहीं चला रहा हो, यानी 4 साल हो गया हो और पति पत्नी का कांटेक्ट ना हुआ हो, ठीक है, ऐसी स्थिति में पत्नी जो है तलाक के लिए एलिजिबल हो जाती है। वो तलाक देने के लिए एकदम से आप वो कोर्ट जा सकती है, फिर तलाक को ले सकती है। दूसरी स्थिति हो सकती है जब पति जानबूझ करके अथवा अपनी असमर्थता के कारण से 2 वर्ष से पत्नी के भरण पोषण की व्यवस्था करने में असमर्थ हो, यानी पत्नी के लिए व्यवस्था ना करता हो भोजन पानी की, और वह असमर्थ हो ये चीज़ें करने में, तो भी पत्नी का यह अधिकार है कि वह उसको छोड़ करके अलग किसी जो है पुरुष के साथ शादी कर सकती है या उसको छोड़ सकती है, शादी करे या ना करे, ठीक है, तलाक के लिए एलिजिबल हो जाएगी। तीसरी स्थिति क्या होती है, जब पति को 7 वर्ष अथवा उससे लंबी अवधि की कैद का दंड मिल गया हो, ऐसी स्थिति, यानी पति को 7 साल की सजा हो गई हो, तो पत्नी जो है ऐसी स्थिति में भी तलाक ले सकती है। ये उसको कानूनी प्रावधान मिला है, सब याद कर लीजिएगा। मुसलमानों में व्यवस्था 1939 के अधिनियम के तहत की गई थी मुसलमान स्त्रियों के लिए। चौथी बात ये की गई कि जब उचित कारण के बिना पति अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन 3 वर्ष की अवधि से नहीं कर रहा हो, यानी एक पति को जो काम करने चाहिए अपनी पत्नी के साथ, वो कार्य वो 3 साल से, विवाह के जो वैवाहिक कर्तव्य होते हैं वो 3 साल तक अगर वो नहीं करता है, 3 साल तक वो उन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी जो होगी वो अप्लाई हो जाएगी, मतलब पत्नी जो है वो एलिजिबल हो जाएगी। इसके अलावा विवाह के समय से ही पति नपुंसक हो, अगर यानी पति अगर नपुंसक है तो भी पत्नी का यह अधिकार है पूरा कि वह पति को छोड़ करके जा सकती है, यानी उसको तलाक दे सकती है। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा अगला आपका जो पॉइंट है वो ये है, बताया गया कि 2 वर्ष की अवधि से पति पागल हो अथवा कोढ़ी या विषाक्त गुप्त रोगों से पीड़ित हो, यानी कोई ऐसा रोग हो जो कि पत्नी को भी फैल सकता है, कोई गुप्त रोग हो, या फिर 2 साल से पति पागल हो, या कोढ़ी का रोग हो, या विषाक्त हो, विषाक्त माने उसको ऐसा रोग हो, गुप्त रोग हो जिससे पत्नी भी बीमार हो सकती है, पत्नी को भी खतरा हो सकता है, तो ऐसे में पत्नी उससे अलग हो सकती है, एक रीजन है ये भी। इसके अलावा अगला कारण हो सकता है पत्नी का अलग होने का, मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत बताया गया है, ये हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। जब 17 वर्ष की आयु से पहले
पत्नी का विवाह पति या संरक्षक के द्वारा किया गया हो और पत्नी ने यौन संबंध स्थापित होने से पूर्व अथवा अपनी 18 वर्ष की आयु होने के पूर्व विवाह का मतलब प्रत्याख्यान कर दिया हो। कहने का मतलब ये है कि 18 साल से पहले अगर उसकी शादी उसके संरक्षकों के द्वारा कर दी गई हो तो भी वह एलिजिबल होगी कि वह अलग हो जाए 18 साल के बाद। ठीक है, मतलब अगर 18 साल से पहले नाबालिग है और उसकी शादी हो गई है तो फिर वो अलग हो सकती है। इसके अलावा जब पति की ओर से शारीरिक या आचरण संबंधी क्रूरता हो, यानी मारपीट करता हो, या उसका बदनाम स्त्रियों से संपर्क हो, यानी किसी दूसरी स्त्री से, या फिर जैसे वैश्यावृत्ति में लिप्त हो किसी बदनाम स्त्री, जो कि स्त्री ऐसी है जो कि सभी पुरुषों के साथ संबंध बनाने के योग्य है या बनाती है, तो उसके साथ अगर संपर्क है पति का तो भी पत्नी छोड़ सकती है उसको। ठीक है, या बदनाम जीवन व्यतीत कर रहा हो या पत्नी को अनैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करता हो, पत्नी को एक प्रकार से संपत्ति के लिए पैसे लेकर के पत्नी को दूसरे के पास बेचता हो, या उसे अपनी संपत्ति के उपभोग से रोकता हो, पत्नी को अपनी संपत्ति, या चूंकि अर्धांगिनी है तो आधा उसका चीज होता है पत्नी का, तो ऐसे में उसको रोकता हो तो भी, या पत्नी के धार्मिक कार्यों में बाधा पहुंचाता हो तो, या अन्य पत्नियों की तुलना में बराबर का व्यवहार नहीं करता हो। चूंकि हिंदुओं में तो अन्य पत्नी होती नहीं है, मुसलमानों में होती हैं, तो मुसलमानों में अगर 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी को ज़्यादा प्यार दे रहा है और दूसरे को नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी वो पति को छोड़ करके जा सकती है। ठीक है, और लास्ट कारण ये है कि मुस्लिम कानून के द्वारा मान्य किसी अन्य आधार पर भी विवाह विच्छेद हो सकता है, लेकिन 1939 में जो प्रावधान किए गए थे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये सारे प्रावधान आपको ये सब मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ नोट्स आप पढ़ लीजिएगा आसानी से। अगर आपको जुड़ना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका दीर्घोत्तरी का, पारिस्थितिकीय गिरावट या पतन के क्या कारण हो सकते हैं। पारिस्थितिक गिरावट यानी कि पारिस्थितिकी में, इकोलॉजी में जो कमी आ रही है, पर्यावरण में कमी आ रही है, वातावरण की गुणवत्ता कम हो रही है, ऐसे इसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात, वनों का विनाश हो रहा है। वनों के लकड़ी के व्यावसायिक प्रयोग तथा जड़ी बूटी हेतु किए जाने वाले वनों के कटाव के परिणाम स्वरूप भारत में वन क्षेत्र बड़ी संख्या में कम होता जा रहा है। जितने पेड़ लगाए जाते हैं उससे कहीं अधिक पेड़ काटे जाते हैं, और कई बार निहित स्वार्थों के लिए, यानी कि अपने स्वार्थों के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई कर ली जाती है, या वनों में हम आग लगा देते हैं। गर्मियों में ग्रामवासी वनों में आग इसलिए भी लगा देते हैं कि बरसात के समय या बरसात के बाद अच्छी फसल या अच्छी घास उपलब्ध हो जाएगी, और अनेक बार तो विभागीय स्तर पर भी वनों के कुछ हिस्से में आग इसलिए लगा दी जाती है ताकि उसे कृषि योग्य बनाया जा सके और आग को पूरे वन क्षेत्र में फैलने से बचाया जा सके। इससे मूल्यवान पेड़ नष्ट हो जाते हैं। विकास के नाम पर बनाए जाने वाले बड़े बड़े बांध पारिस्थितिकीय गिरावट के कारण हो सकते हैं। बड़े बड़े बांध बनते हैं, इससे भी परिस्थिति में दिक्कत आती है, जो छोटे मोटे जीव जंतु होते, वनस्पतियाँ होती हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं। ये भी एक पारिस्थितिक गिरावट का कारण है। दूसरा कारण, भूमि या मृदा का कटाव। लगातार पानी बरसने से या वायु के चलने से भूमि का कटाव हो रहा है, जिससे मृदा अपरदन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मिट्टी कट करके बह रही है तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाएगी, तो मिट्टी क्या हो जाएगी, मरुस्थल में बदल जाएगी। मरु माने होता है मरी हुई, स्थल माने होता है भूमि। ठीक है, यानी ऐसी भूमि जो मरी हुई है, जिसमें कोई चीज़ उगा, मतलब कि आपका उगेगा नहीं फसल। भूमि एक मूल्यवान भौतिक संपदा मानी जाती है। जब एक पारिस्थितिक तंत्र में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं की जाती तो यह कम से कम की जाती है, उसमें कोई प्रयोग नहीं होता, तो भूमि का निरंतर उत्पादन और संपन्नीकरण होता रहता है। जब इस पर पेड़ पौधों का प्राकृतिक आवरण कम हो जाता है तो भूमि कटान प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि बारिश हुआ और पेड़ पौधे नहीं है, घास फूस नहीं है, तो पानी के बरसने से क्या होता है, भूमि का कटाव शुरू हो जाता है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता उसके साथ बह जाती है। भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड इसको कहते हैं। गाद भरना यानी कि जो है सिलिटेशन की समस्या, इसके परिणाम स्वरूप भूमि कटाव से पारिस्थितिक गिरावट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार से एक कारण होगा पारिस्थितिक गिरावट का। तीसरा कारण है जल स्रोतों की कमी। भारत में जल स्रोतों की भी निरंतर कमी होती जा रही है, जहाँ से हम पानी प्राप्त करते हैं ऐसे स्रोत। भूमि के नीचे पानी का स्तर और नीचे चला जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर यही स्थिति रही तो कुछ ही दशकों में पानी की अत्यधिक कमी हो जाएगी। कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु खादों के प्रयोग से पानी भी प्रदूषित हो रहा है, और कम वर्षा के परिणाम स्वरूप नदियों में पानी का स्तर कम होता जा रहा है। मरुस्थल का निरंतर विस्तार होता जा रहा है। मरुस्थल माने होता है कि रेगिस्तान टाइप का जो चीज़ें हैं, यानी कि जहाँ पर कोई उपजाऊ मतलब कि कोई फसलें नहीं उपजती हैं, तो ऐसी चीज़ों का विस्तार होता जा रहा है। यह परिस्थितियाँ गिरावट का प्रतीक है। ठीक है, चौथी बात, खतरनाक उद्योग। अनेक बार औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप भी पारिस्थितिकीय संकट पैदा हो जाता है। उदाहरण के रूप में दून घाटी में चूने के उद्योग के परिणाम स्वरूप पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा है।
इससे पानी का स्तर काफ़ी नीचे पहुंच गया है। पेड़ धूल से भरे हुए रहते हैं तथा चूने की भट्टियों से हानिकारक गैसें निकलती रहती हैं। इस प्रकार टिहरी बांध के परिणाम स्वरूप भी उपजाऊ भूमि के बहुत बड़े भाग को नष्ट कर दिया गया है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि इन तमाम प्रकार के विकास की वजह से पारिस्थितिकी गिरावट जो है वो लगातार बढ़ती गई है और परिस्थिति जो है वो बदली है और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी में बहुत ही गिरावट का सामना करना पड़ा है। पारिस्थितिकी जो पतन है लगातार हो रहा है, इसको रोकने के लिए कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं? देखिए कई उपाय हम अपना सकते हैं। पहली बात तो पारिस्थितिकीय पतन की रोकथाम के उपाय लिखिए। तो हेडिंग डालेंगे पारिस्थितिकीय पतन के कई सारे उपाय हैं जिसकी वजह से हम उसको रोक सकते हैं पारिस्थितिकीय पतन को। पहली बात तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। सबसे पहले जो जनसंख्या बढ़ रही है वो जनसंख्या को कंट्रोल पाना होगा। जनसंख्या जो बढ़ रही है उस जनसंख्या को बढ़ने से हमको रोकना होगा। दूसरी बात, वन विनाश रोकना तथा वनारोपण करना, यानी कि वन विनाश को रोकना, जंगल कटाई जो कर रहे हैं उनको रोकना और वन को और ज़्यादा आगे बढ़ाना या पेड़ पौधे लगाना। तीसरा बात हम क्या कर सकते हैं? अनियोजित नगरीकरण को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कि जो बसाव है, फैलाव है, उसको अपने सरकार के हिसाब से करें। ठीक है, जो अपने मन से लोग कहीं पर घर बना लेते हैं तो वो ना बनाने पाएँ। इसके अलावा प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकी का विकास किया जाए। ऐसे प्रौद्योगिकी, ऐसे चीज़ें करी जाए जिससे क्या हो, प्रदूषण ना फैले। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे वो। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग, दवाओं का प्रयोग, शाकनाशी, रोगनाशी रसायनों का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करें, जिससे क्या होगा, पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। ओजोन परत को क्षयकारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC नाम की जो गैस है या हैलोजन रसायनों के उत्पादन तथा उपयोग से बचाना। CFC रेफ्रिजरेटर से, फ्रिज से, AC से, इन सभी गैसों से निकलती है, मतलब इन सभी उपकरणों से निकलती है। तो ऐसे में इन सभी उपकरणों का थोड़ा प्रयोग कम करें। क्लियर? इससे क्या होगा, CFC गैस कम निकलेगी और CFC गैस से क्या होता है, ओजोन नाम की जो परत है जो हम सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, अगर वो किरणें हम तक पहुंच जाए तो स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएंगी और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो उसको एक प्रकार से उसको उत्पादन को रोकना होगा। CFC का जो उत्पादन बढ़ रहा है उसको रोकना होगा। इससे पर्यावरणीय संकट का सामना हो सकता है। इस वजह से इसको अगर हम रोकेंगे तो अच्छे तरीके से जीवन यापन हो जाएगा। आणविक अस्त्र शस्त्र यानी जो परमाणु वाले अस्त्र शस्त्र हैं उन पर आपको प्रतिबंध लगाना होगा। इसके अलावा पूरा जैव ईंधन का न्यूनतम उपयोग कर हरित गृह प्रभाव को कम करना होगा। यानी हरित गृह प्रभाव जो मैंने आपको बताया, ग्रीन हाउस गैसेस CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हो गए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, या कार्बन मोनोऑक्साइड भी चूंकि प्रदूषित करती है तो वो भी, वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित गैस कौन सी करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म कौन सी गैस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा कौन सी गैस खत्म कर रही है? वह है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस तरीके से इन गैसों का प्रयोग कम किया जाए या इनका उत्पादन जहाँ से हो रहा है उसका प्रयोग कम करें। पर्यावरण के प्रति सजगता और संवेदनशीलता भी उत्पन्न किया जाए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पारिस्थितिकी पतन को रोक सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार के कारण हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, परीक्षा में यही सब चीज़ें आती हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है अति लघु उत्तरीय का, अपराध को परिभाषित कीजिए। देखिए अपराध क्या है अपराध को लेकर के या विचलन क्या है, इसकी एक सेपरेट वीडियो चैप्टर नंबर 1, 2 के नाम से अवेलेबल है, तो उसको आप देख लीजिएगा। हालांकि समाज विरोधी व्यवहार जो समूह के द्वारा अस्वीकार किया, तो पूरा समाज जो व्यवहार करने से लोगों को मना करता हो कि भाई ये काम आप नहीं कर सकते, जब आप वही काम करते हैं तो वही अपराध होता है। अब वो समाज रोका है तो सामाजिक अपराध हो जाएगा। अगर उस कानून ने रोका है कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, आपने वही काम किया, तो ऐसे में वो कानूनी अपराध हो जाएगा। ठीक है, जिसके लिए समूह दंड निर्धारित करता है। अगर वो आप काम करेंगे तो उसके लिए आपको दंड मिलेगा। अपराध के नाम से उसी को परिभाषित किया जाता है। इलियट और मेरिल ने ये बातें बताई। अपराध की कोई एक कानूनी परिभाषा दीजिए, यानी कानून के हिसाब से जो अपराध वे कार्य है बेटा जिनका करना कानून के द्वारा रोका गया हो। ठीक है, कानून ने मना किया हो कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते। जो विधि के द्वारा, विधि माने कानून, विधि के द्वारा दंडनीय हो, ऐसे काम भी आपके अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये टैफ्ट महोदय कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपराध की समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से व्याख्या कीजिए। देखिए अपराधी व्यवहार सामाजिक व्यवस्था के लिए बनाए गए नियमों का अतिक्रमण है और यह वह कार्य है जो सामाजिक रूप से हानिप्रद होता है। प्रोफेसर टेक्लेस नाम के विद्वान ने कहा, क्या कहा प्रोफेसर टेक्लेस ने, कि अपराधी व्यवहार सामाजिक व्यवस्था के लिए बनाए गए नियमों का अतिक्रमण है, यह वह कार्य है जो सामाजिक रूप से हानिप्रद होता है। ठीक है, समाज को हानि पहुंचाने वाला काम होता है और इस वजह से उसके लिए दंड का प्रावधान समाज करता है। अगला प्रश्न है, अपराध के 4 कारण लिखिए। पहला कारण है शारीरिक बनावट और अपराध। दूसरा है वंशानुगत प्रवृत्तियों के द्वारा अपराध लोग करते हैं। कुछ लोग शारीरिक बनावट के हिसाब से कि भाई उनके शरीर में ज़्यादा बल है तो अपराध करते, किसी को मारते पीटते हैं।
वंशानुगत प्रवृत्ति कि भाई पप्पा हमारे ऐसे किए थे तो हम भी करेंगे, या आसपास के एरिया में देखा कि ऐसा हो रहा तो वैसा वो भी करते हैं। तीसरा मानसिक कारक कि भाई वो मेंटल लेवल उसका स्क्रू ढीला है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता, तो ऐसे में वो अपराधी बन जाते हैं। आर्थिक कारण उनके पास पैसे रुपए नहीं है, इस वजह से वो अपराधी बन जाते हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार के अपराध होते हैं। अगला प्रश्न, अपराध के 4 सिद्धांत लिखिए। प्रेत शास्त्रीय सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत, भौगोलिक संप्रदाय, समाजवादी संप्रदाय। ये 4 प्रकार के सिद्धांत हैं जिसके आधार पर अपराध को डिसाइड किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अपराध निरोध के 2 सुधार लिखिए, यानी अपराध को खत्म करने के। पहली बात तो ये, अपराध निरोध या अपराध को रोकने के लिए शिक्षा का उपयुक्त वातावरण तैयार किया जा सकता है, यानी शिक्षा से हम अपराध को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात, अपराधों को ऐसी स्थिति में रखा जाना चाहिए कि उसकी अपराध की प्रवृत्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाए। ठीक है, 2 चीज़ें कर सकते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, प्रोबेशन क्या है? प्रोबेशन एक अदालती पद्धति होती है। प्रोबेशन या अपराधियों को, कोई अपराधी माने वो किसी ने अपराध कर दिया है तो उसको सुधारने का एक उत्तम तरीका होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, दंडित अपराधी को न्यायाधीश जेल नहीं भेजता है और कुछ शर्तों पर इसको समाज में रहने की स्वीकृति देता है। उसकी देखरेख के लिए एक प्रोबेशन अफसर होता है, प्रोबेशन अधिकारी होता है, जो देखता है कि आप क्या काम करते हैं, यानी कि आपने अपराध किया है उसको सुधरने का एक मौका होता है। आप अपने घर पर रहेंगे लेकिन 1-2 पुलिस आपके आसपास रहेगी, वो आप पर नज़र रखे रहेगी। ठीक है, ताकि आप दोबारा ऐसा काम ना करें। आदर्श बंदी गृह क्या है? ये एक प्रकार का बंदी गृह होता है जिसमें कैदियों को मुक्त वातावरण में रखा जाता है, उन पर कोई बंधन नहीं होता, उन्हें किसी रचनात्मक काम में लगा दिया जाता है कि भाई कोई स्किल अगर आपके अंदर है तो उसके काम में आप करें। आपको हथकड़ी बेड़ी नहीं लगाई जाती है, एक चारदीवारी के अंदर आपको बंद रखा जाता है, आप उससे भाग ना पाएँ और काम अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको बहुत जल्दी छोड़ भी दिया जाएगा। तो वो होता है आदर्श बंदी गृह। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, अपराधी जन्मजात नहीं होते वरन बनाए जाते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अथवा सदरलैंड के अपराध संबंधी सिद्धांत को संक्षेप में बताएं। सदरलैंड जो है ये कानूनी अपराधी की परिभाषा को देने के लिए जाने जाते हैं। देखिए, सदरलैंड का मत है, सदरलैंड अमेरिका के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक अपराध शास्त्र के सिद्धांत नाम की पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उन्होंने सर्वप्रथम अपराध की वैज्ञानिक आधार पर सामाजिक व्याख्या प्रस्तुत करी। उन्होंने अपराध का कारण बताया कि अपराधी लोगों से संपर्क माना कि अपराधी लोगों से अगर संपर्क में आप रहेंगे तो आप अपराधी बनेंगे। ठीक है, अपराध पर सन 1939 ईस्वी में विधेयक या विभिन्न संपर्क का सिद्धांत प्रस्तुत किया उन्होंने अपराध को 2 व्याख्याएं, अपराध की 2 व्याख्याएं प्रस्तुत करी। पहली है परिस्थिति संबंधी व्याख्या कि सिचुएशन ऐसी थी जो आप बन गए अपराधी। दूसरी जन्म संबंधी या ऐतिहासिक व्याख्या। ठीक है, कि आपके पास चूंकि आपका वही सिलसिला ही रहा है। परिस्थिति संबंधी व्याख्या में अपराध को परिस्थितियों का प्रतिफल माना गया है। उदाहरण के लिए एक नौकर घर पर मालकिन के अभाव में उसके आभूषण चुरा लेता है, यानी कि घर पे एक नौकर है, वो मालकिन जो है घर की वो कहीं बाहर चली गई सौदा लाने के लिए मार्केट से। अब वो देखा कि भाई तिजोरी खुली हुई है, उसने मालकिन का जो गहना वहना था उसको चुरा लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि मालकिन की अनुपस्थिति में या गैर मौजूदगी में नौकर को चोरी करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिल गई कि हम चोरी कर लें। ठीक है, तो ये हो गई परिस्थिति संबंधी व्याख्या अपराध की। दूसरी व्याख्या होती है ऐतिहासिक व्याख्या। ठीक है, या जन्म संबंधी व्याख्या। ये व्याख्या जो है अपराध को उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखती है। इसका तात्पर्य यह है कि अपराधी कार्य की परिस्थिति के परिणाम स्वरूप नहीं किया गया होता है, वरन एक लंबे समय की सीख का परिणाम होता है। लगातार उस चीज को करने के लिए पहले सीखता है कि भाई हमको ये अपराध करना है, उसके लिए ट्रेनिंग लेता है, उसके लिए एकदम से वेल प्लान्ड होता है। जो व्यक्ति अपराधी लोगों के संपर्क में आकर के सीखता है और उसके आदमी उसको अंजाम देता है। सदरलैंड इसी मत को स्वीकार करते हैं कि वे मानते हैं कि अधिकांश व्यक्ति अपराधी व्यवहार अपराधी प्रतिमानों के संपर्क में आकर के सीखता है। अपराधी के संपर्क में रहेंगे, उनके गिरोह में शामिल होंगे और धीरे धीरे करके वो भी एक अच्छे अपराधी बन जाएंगे। ठीक है, अपराधी कोई अच्छे नहीं होते, लेकिन एक जैसे बैंक में चोरी करना तो उसके लिए एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है उनको। ठीक है, किस तरीके से करना है। साइबर अपराधी का भी आगे चल करके आप पढ़ेंगे तो साइबर अपराधी जिस तरीके से बुलिंग वगैरह करते हैं या फिर जो हैक कर लेते हैं चैनल वगैरह किसी का। ठीक है, अगला प्रश्न है बाल अपराधी की विशेषताएं बताएं। बाल अपराध क्या होता है? बाल अपराध जब 18 साल से नीचे का बच्चा अपराध करता है तो बाल अपराध होता है। सस्मैन नाम के विद्वान ने बाल अपराधियों की कई विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता, जो किसी कानून या धारा का उल्लंघन करे वो अपराधी होता है, बाल अपराधी हो सकता है। अगर 18 साल से नीचे तो वो बाल अपराधी हो जाएगा। दूसरी बात, जो आदतन रूप से स्कूल से भागता हो वो भी एक अपराधी होता है, बाल अपराधी, मतलब डेली भाग जाता हो इंटरवल में।
ठीक है। तीसरी बात, जो जानबूझ करके चोरों के साथ दुष्चरित्रों और अनैतिक व्यक्तियों की संगति करता हो वह भी बाल अपराधी होता है या बाल अपराधी की विशेषताएं होती हैं। तीसरी बात, जो सुधार से परे हो वो भी बाल अपराधी हो सकता है। इसके अलावा जो अपने संरक्षकों अथवा माता पिता के कंट्रोल से बाहर हो वह भी बाल अपराधी की विशेषता हो सकती है। इसके अलावा अगली विशेषता होती है बाल अपराधियों की, जो सुस्ती या अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता हो, वो भी यानी कि जो मोटिवेट करता है लोगों को कि अपराध करो, ये कोई गलत बात नहीं है, वो भी बाल अपराधी है। इसके अलावा अगली विशेषता है जो अपने को इतना बिगाड़ता है कि अपने या दूसरों को नुकसान पहुंचाता है या चोट पहुंचाता है, ये भी बाल अपराधी की विशेषता है। और ऐसी बात अगला है, जो ऐसे लोगों के घर में जाता है जिनकी समाज में निम्न प्रतिष्ठा है, यानी समाज में जिनको लोग हीन भावना से देखते हैं उनके घर पर जाता है, उनके साथ बैठक उठक करता है, तो वो भी बाल अपराधी कहा जाता है। इसके अलावा जो सार्वजनिक संस्थानों में या स्थानों में आदतन रूप से नीच, फूहड़ तथा गंवार भाषा का प्रयोग करता है, गाली गलौज करता है, वो भी एक बाल अपराधी होता है। इसके अलावा जो आदतन रूप से रेलवे स्टेशन पर घूमता रहता है बिना मतलब के, कान में फ़ोन लगा करके, ईयरफोन लीड टांग करके लत्तईबाजी करता है, वो भी बाल अपराधी होता है। इसके अलावा जो सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल में अनैतिक व्यवहार करता है वो भी बाल अपराधी होता है। ठीक है। इसके अलावा जो अपने को अवैध व्यवसायों में संलग्न करता है, ऐसे व्यवसाय जो कानून की नज़रों में जो है अपराध हैं, ऐसे व्यवसाय करता है तो भी वो बाल अपराधी होता है। उसकी उम्र बशर्ते 18 साल से नीचे होती है। तो ये सब बाल अपराधियों की विशेषताएं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे इस सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से आप बता पाएंगे। ये प्रश्न 100 to 100% परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप इनको एकदम से रट डालिए, दिमाग में बैठा लीजिए। यही सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले बेटा, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो बिल्कुल आप घबराएं ना, परेशान ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का जो है, आपका जो क्या था, मॉडल पेपर था, महामैराथन क्लास थी, लगभग हमने आपको बता दी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, एसएमएस करें। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 91 61 93 60 62 पर एसएमएस करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, इसका ही नहीं बल्कि सभी मॉडल पेपर का, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और सब्जेक्ट नेम लेकर के एसएमएस कर दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट के यूनिवर्सिटी, सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्रैश कोर्स मिल जाएगा सबका, जिसमें आपको 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, सबका मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस देना होगा। उसके बाद में आप किसी दूसरे से भी फीस पेमेंट करवा सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप भेजेंगे स्क्रीनशॉट उसका, उसके बाद में उसको चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको सब चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। और आपके पास पर्सनली चीज़ें भी सेंड कर दी जाएंगी, अगर आप कहेंगे तो। ग्रुप में नहीं जुड़ना है तो भी सभी प्रकार की व्यवस्था जो भी जैसा उचित समझे वो कर सकते हैं। तो जिनको भी जुड़ना है फटाफट से एसएमएस करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास भी होगी, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, सबकी पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी। चैप्टर वाइज क्लास भी कुछ हैं, उनकी पीडीएफ भी नोट्स आपको मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बेहतर अंदाज में तैयारी हो रही है। परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा अगर होगी तो उसके लिए भी, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और लिखित के लिए, दोनों टाइप के लिए व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे और जरूर से जरूर आप जुड़े, यही मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।